वेलकम बैक टू म्यूजिक प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद करंट एजुकेटर। आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। मेरा नाम है पीयूष, आप सभी का बड़ा भाई, मैथमेटिक्स मेंटर एज अ क्लास 10th। आज हम लोग पढ़ने वाले विदाउट टाइम वेस्टिंग। चैप्टर नंबर है 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और विदाउट टाइम वेस्टिंग इसको स्टार्ट करेंगे और बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे। ठीक है, और हम लोगों ने चैप्टर एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एकदम कंप्लीटली फिनिश कर लिया है, और वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। वो भी आपके चैनल पर अपलोड हो चुकी है, इसी चैनल पर लर्न विद करंट एजुकेटर पर। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत कम वेटेज है, लेकिन सवाल बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, और लेकिन ज़्यादा फॉर्मूले भी नहीं है। टोटल 3 फॉर्मूले होते तो 4 है, लेकिन 3 ही कॉन्सेप्ट पर सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहले समझते हैं कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है आपने क्लास 9th में भी पढ़ रखा है, जहां पर इस वाली एक्सिस को हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, और इस वाली एक्सिस को एक्स एक्सिस कहते हैं। इतनी बात तो आप लोगों ने क्लास 9th में प्रीवियस ईयर भी पढ़ रखी है। क्लियर है? तो ये अगर एक्स है तो इसको एक्स डैश कह लेते हैं, और इसको कह लेते हैं वाई डैश। ठीक है, अब ये भी आपको पता है कि यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट होते हैं। पहला क्वाड्रेंट ये होता है, दूसरा क्वाड्रेंट ये होता है, ठीक है, और तीसरा क्वाड्रेंट आपका ये होता है, और चौथा क्वाड्रेंट आपका ये वाला होता है। इतनी बात तो क्लियर है। अब आपको ये भी क्लियर है, अगर नहीं है तो हो जाएगा। जो पहला क्वाड्रेंट होता है जिसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं। दोनों कैसे होते हैं? दोनों पॉजिटिव होते हैं। जब सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो नेगेटिव होता है, और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं, एक्स और वाई दोनों ही कोऑर्डिनेट नेगेटिव होते हैं। अब आते हैं यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, जो एक्स एक्सिस होता है वो तो पॉजिटिव होता है, लेकिन जो वाई एक्सिस होता है वो नेगेटिव होता है। दैट मीन्स आपके ये सारे केसेस बन चुके हैं। आप समझते हैं एक्स एक्सिस क्या होता है और वाई एक्सिस क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करते हैं एक्स एक्सिस की, ठीक है, मान लो कोई पॉइंट है, या तो वो उसके क्वाड्रेंट में होगा, या तो वो उसकी एक्सिस पे प्रेजेंट होगा। बस यही 2 कंडीशन है, और इसके अलावा और तीसरी कंडीशन हो भी नहीं सकती। मैंने बोला या तो वो जो कोऑर्डिनेट है, या तो वो एक्स एक्सिस पे होगा, या तो वो वाई एक्सिस पे होगा, या फिर उसके क्वाड्रेंट पर होगा। बस 3 ही कंडीशन है। अब बात करते हैं, मैंने पहली कंडीशन तो बता दी कि 4 क्वाड्रेंट में किसी एक क्वाड्रेंट में तो बनना ही बनना है। कैसे पता चलेगा कि कौन सा कोऑर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? तो वो उसके साइन पर डिपेंड करता है। अगर दोनों ही पॉजिटिव है तो मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। मान लो कि एक्स अगर नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, जस्ट सपोज मैंने एग्जांपल दिया -5,3। मैंने कहा ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आप इसको एक्स कोऑर्डिनेट देखो, आपको नेगेटिव दिख रहा है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो नेगेटिव होता है वो इस केस में होता है, मतलब वो ये वाला कोऑर्डिनेट आपको सेकंड क्वाड्रेंट में लाई होता हुआ दिखाई देगा। क्लियर है? अब बात करते हैं एक्स एक्सिस की, और उसके बाद बात करेंगे वाई एक्सिस की। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट लाई करता है, सुनना, एक्स कोऑर्डिनेट पर कोई भी, सॉरी, एक्स एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट अगर लाई करता है तो उसके कैसा कोऑर्डिनेट होगा वो देखो। मान लो यहां पर वो लाई कर रहा है, ठीक है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? आपको एक्स कुछ भी हो सकता है, बट वाई हमेशा 0 होगा। एक्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन वाई हमेशा 0 होगा। एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। अगर कोई भी कोऑर्डिनेट है और वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे बनेगा? मान लो जब सपोज करो यहां पर बन रहा है, ठीक है, तो x तो ऑलवेज भी 0 होगा, लेकिन y कुछ भी हो सकता है, इसीलिए इसको कोऑर्डिनेट देते हैं 0, y। बस इतनी बात आप समझ के रखना। अगर कोई भी कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे लाई करता है तो उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, इस बात को याद रखना। और y कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसको y बोल देते हैं। ठीक है, अगर कोई भी कोऑर्डिनेट अगर x एक्सिस पे लाई करता है तो उसको लिखते हैं x, 0, क्योंकि उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, x कुछ भी हो सकता है। क्लियर? अब आप बात करते हैं x एक्सिस और y एक्सिस की। x एक्सिस होता क्या है? जस्ट सपोज करो मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 3 4, यहाँ पर भी मैंने कहा 1 2 3, ठीक है, और मान लो एक पॉइंट है जो यहाँ पर है, तो यहाँ से लेकर के तो कोऑर्डिनेट क्या कोऑर्डिनेट बनेगा? 1,3 बनेगा। पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई कि जो 1,3 है, इतनी बात समझ में आएगी कि 1,3
अब बात करते हैं जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट बना है वो कैसे बना। एक्स एक्सिस पे जो 1 वाला पॉइंट है वो कैसे बना भाई। तो एक्स एक्सिस वाले को कहते हैं कि जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, कहां से, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है उसी को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। देख लो एकदम ध्यान से, जो वन वाला कोऑर्डिनेट आया है, वन वाला कोऑर्डिनेट जो आया है, ये वन वाला जो कोऑर्डिनेट आया है ये कैसे आया भाई, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या नहीं है। अब वाई कोऑर्डिनेट कैसे आया, वाई वाला देखो ध्यान से, जो एक्स एक्सिस ये जो वन है इससे एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इसको कहते हैं वाई एक्सिस। क्या बोला भाई, क्या बोला, मैंने कहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो उसको कहेंगे वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो उसको कहेंगे एक्स एक्सिस। इतनी बात क्लियर है। देख लो एकदम ध्यान से, मैंने एक्स एक्सिस को भी बता दिया कि वाई एक्सिस से कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उसको कहा जाएगा एक्स एक्सिस। क्लियर है, समझ गए, ठीक। अगर कोई वाई एक्सिस है तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस होगा। इतनी बात भी क्लियर हो गई। अब इसके बाद छोटी सी बात को समझते हैं कि एक्स एक्सिस जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट होता है उसका एक और नाम होता है, उसको कहते हैं एफ सीसा। उसको कहते हैं क्या, एफ सीसा। ये आप क्लास 9th में भी पढ़ करके आए हैं, ठीक है, एफ सीसा। तो ये होता है, इसको कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। क्लियर है। अब अगर वाई कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो वाई को कहते हैं ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट नहीं कहते, ऑर्डिनेट कहते हैं, ओ से शुरू होता है, ORDINAT। क्लियर है। तो दोनों बातें मैंने लिख दी, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। बस इससे ज्यादा और कोई थ्योरी है नहीं, बस कार्टेशियन प्लेन ही समझना था और कुछ भी नहीं समझना था, बस इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद चलते हैं सीधा क्वेश्चन पर। नहीं, अब एक कॉन्सेप्ट है जो कहते हैं फॉर्मूला, जिसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब समझते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या चीज है। ओके, तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है भाई, यहां से लेकर के किसी एक लाइन की, मान लो इस बोर्ड का एक लाइन ये और एक लाइन ये, इसके बीच की डिस्टेंस क्या कुछ तो होगी ना। बस अब इसी लाइन में एक लाइन से समझते हैं। मान लो ए बी एक लाइन है, ए बी एक लाइन है, जो ध्यान से सुनना, ए बी एक लाइन सेगमेंट भी कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो भाई, क्योंकि लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं, तो यहाँ पर मैंने दो एंड पॉइंट दिखाए। तो ए बी मान लो एक लाइन सेगमेंट है। क्लियर रहती बात। ए का कोऑर्डिनेट है x1 और y1, ध्यान से सुनना, ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक है, मैंने कहा डिस्टेंस फाइंड करो फ्रॉम ए टू बी, ए बी की कितनी डिस्टेंस होगी। तो बस यही, इसी को कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो कैसे बनता है। मान लो मुझे ए बी की डिस्टेंस चाहिए, तो अंडर रूट, ध्यान से देखना, x2 में माइनस x1 कर दो, होल स्क्वायर करो इसका, प्लस y2 में माइनस y1 करो, इसका होल स्क्वायर करो। क्लियर है। अच्छा, अब बहुतों के दिमाग में कुछ सवाल बन रहे होंगे, क्या ऐसा नहीं लिख सकते कि x1 को पहले कर दे और x2 को बाद में कर दे। बिल्कुल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो मैंने ए बी को इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखा, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिख दिया। बस शर्त इतनी है कि अगर आप x1 को पहले लेते हो और x2 को अगर बाद में लेते हो, तो सेम कंडीशन y वाले में भी अप्लाई करना कि y1 को पहले लेना और y2 को बाद में लेना। बस शर्त इतनी है। क्लियर है। बोलो, दोनों ही फॉर्मूले से आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों ही अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अब चलते हैं। आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे। इसके स्टेप बाय स्टेप हम लोग फॉर्मूले समझेंगे। अब सीधे सीधे चलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले पे। अगले आधे घंटे तक हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले पर ही क्वेश्चन करने वाले हैं। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, चलो भाई पूरी सीट भरी हुई है सवालों से, तो टेंशन तो बिल्कुल मत लेना। सबसे पहला सवाल है, देख लो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन
द पॉइंट है आपके, एक P पॉइंट है जो है -5,7 और एक Q पॉइंट है और वो है -1,1। इतनी बात क्लियर? ध्यान से देखो, क्वेश्चन को पढ़ लो भैया, क्वेश्चन एकदम इजी है। कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P और Q। P और Q एक पॉइंट है जिसपे एक कोऑर्डिनेट आपका बन रहा है -5,7 और दूसरा बन रहा है -1,1। ठीक, अब एक लाइन बनाते हैं फटाफट से। एक PQ एक लाइन सेगमेंट है जिसका P का कोऑर्डिनेट है 5,7 और Q का कोऑर्डिनेट है -1,1। आपको इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है, कितनी डिस्टेंस है P और Q के बीच की। तो जल्दी से कहते PQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ठीक है, x1 माइनस x2 कर लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, x2 माइनस x1 करो तो भी कोई दिक्कत नहीं। आंसर दोनों से सेम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अगर आप -2 का होल स्क्वायर करते हो तो भी आपको 4 ही मिलता है और अगर आप 2 का स्क्वायर करते हो तो भी आपको 4 ही मिलता है, तो इससे फर्क पड़ेगा नहीं। अब आ जाओ जल्दी से करते हैं। मैंने लगा दिया कि x2 माइनस x1 कर लेते हैं, तो x2 कौन है? -1 है। x2 कौन है? -1 है। x1 पहले फॉर्मूले का माइनस, फिर वैल्यू का माइनस, मतलब -5 का होल स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। समझ गए? फिर प्लस लगाना। अब करते हैं y2 को, ठीक है, y2 मतलब 1 हो जाएगा, माइनस करो 7 का होल स्क्वायर, ऐसे बन गया। ठीक है, क्लियर? चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बनेगा माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब +5 -1 कितना होता है? 4 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। समझ गए क्या? फिर से देखो, मैंने लिखा -1, इसको लिखा +5, इसका करेंगे होल स्क्वायर तो बनेगा 4 का होल स्क्वायर। तो भैया यहाँ पर कितना बनेगा? यहाँ बनेगा -6 होल स्क्वायर। ठीक है, एक और स्टेप कर लेते हैं। यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर भी 36 होता है और 6 का स्क्वायर भी 36 ही होता है, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 36 और 16 को जोड़ लेते हैं, कितना होता है भैया? 6 और 6 12 हो गया, एक कैरी गई 6, 3 और 4 5 52 अंडर रूट 52 यूनिट्स हो गया। यही आपका आंसर है भाई। यूनिट नहीं दी हुई है तो आपको यूनिट्स लिख देना है बस। अब क्या ये फर्दर सॉल्व हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब अगर यहाँ पर भी आंसर को छोड़ते हो तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट एक स्टेप अगर आप और सॉल्व करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक स्टेप ये और सॉल्व होगी, रूट को ओपन कर लेते हो तो 2√13 यूनिट्स आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2√13 यूनिट्स आपका फाइनल आंसर है। P और Q के बीच के डिस्टेंस हमने फाइंड कर ली, चाहे आप इसको कह लो 52 यूनिट्स अंडर रूट के अंदर या फिर 2√13 यूनिट्स को, दोनों आंसर सही। क्लियर हो गया? एकदम बढ़िया। अगर आपको ये वाला सवाल नहीं समझ में आया, मान लो सपोज करो नहीं आया, तो चलते हैं अगले सवाल पर। सेम कंडीशन पर वो भी होता है। चलो अगला सवाल कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A है और B। A B एक लाइन सेगमेंट है, अभी दिखाते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A है -3, -1 है और एक B पॉइंट है, B कोऑर्डिनेट है, वो है कितना? 11, y इज 10 यूनिट्स। तो आपको वैल्यू करनी है फाइंड किसकी? y की। आप समझो क्वेश्चन को क्या क्या रहा है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फॉर विच, जिसके लिए हमको द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A और B के बीच की डिस्टेंस आपको गिवन है ऑलरेडी, कितनी है? 10 यूनिट्स। तो आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करोगे? ध्यान से देखना। हमको इतना पता है कि मान लो AB, पहले एक लाइन बनाते हैं, लाइन सेगमेंट। AB एक लाइन सेगमेंट है जिसका आपको कोऑर्डिनेट गिवन है 3, -1, ये पहला कोऑर्डिनेट है। दूसरा B का कोऑर्डिनेट है 11, y। ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको 10 यूनिट्स दे रखा है। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस भी आपको गिवन है। आपको अननोन वैल्यू मतलब y की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करोगे? अब देखो ध्यान से, वही काम करना है जो अभी तक करते चले हैं, बस AB = अंडर रूट लगाना है, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर ध्यान से देखो, AB की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है? 10 यूनिट्स दे रखी है। समझ गए? तो AB का फॉर्मूला लगाते हैं। AB के प्लेस पर लिखते हैं अंडर रूट x2 - x1 कर लो या x1 - x2 कर लो। मैं बार बार कह रहा हूँ, कुछ भी करो आंसर सेम आएगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 11 करो, यहाँ पर +3 है, -3 मतलब x2 - x1 का होल स्क्वायर कर दिया।
प्लस y2 माइनस y1 मतलब y और फॉर्मूले का माइनस फिर वैल्यू का माइनस मतलब इस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10। समझ गए क्या? अब यहां पर एक चीज मैं आपको बताता हूं, कर ही लेते हैं, सॉल्व करते हैं पहले। 11 माइनस 3 कितना होता है 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो मैं अंडर रूट के अंदर लिख सकता हूँ 64। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं y और ये यहाँ पर कितना आएगा y प्लस 1 आएगा, तो y प्लस 1 होल स्क्वायर लिखते हैं इक्वल्स टू 10 लिखते हैं। आप ध्यान से देखना कैलकुलेशन को कैसे इजी बनाते हैं, कैसे दैट टाइम आपको भाई एग्जाम में तो वैसे ही करना होगा ना, तो ऐसे समझो यहाँ पे। अब जो अंडर रूट है अगर मैं इसको राइट साइड भेजता हूँ तो इसका मतलब अंडर रूट हो जाएगा, मतलब अंडर रूट 10 हो जाएगा। समझ गए क्या? तो ऐसा ना करना पड़े, ऐसा ना करना पड़े तो क्या करें, ऐसा आप कर लीजिए इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इधर का अंडर रूट हट जाएगा और यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। समझ गए क्या? अगर मैं अगली स्टेप क्या करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, मैं भैया इसके आगे कंटिन्यू आप करते रहना। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो यहाँ पर बचेगा क्या 64 प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर कर ही लेते हैं। चलो अच्छा, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 100 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? 10 का स्क्वायर 100 होता है। क्लियर है इतनी बात? अब देखो 64 यहाँ प्लस का इधर भेजते हैं माइनस का, ध्यान से देखना, y प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 माइनस 64। ठीक है, 100 में 64 घटता है, कितना बचता है 36, मतलब कि y प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 आ गया। अब देख तो ध्यान से, अब आप स्क्वायर देख के डर गए होगे, आपने सोचा कि स्क्वायर को ओपन कर ले मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, कुछ नहीं करना, एकदम आसान है। देखो इस स्क्वायर को जब उधर भेजेंगे तो अंडर रूट में चेंज होगा कि नहीं, जब इस वाले स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो रूट में चेंज होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, मैं इधर की स्टेप कुछ इरेज कर देता हूं। अब देखो यहाँ पर y प्लस 1 इक्वल्स टू अंडर रूट 36 हो जाएगा। 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है 6 का, तो यहाँ पर हो जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 1 मतलब कि y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई 5 गई। अब यहाँ पर एक और बात, ये 36 जो ट्रांसफर हुआ है और जो बाहर आया है ये प्लस और माइनस दोनों में आया है। क्लियर है? तो एक बार प्लस की वैल्यू लेंगे, एक बार माइनस की वैल्यू लेंगे। मैंने प्लस की वैल्यू इसमें ले लिया, तो एक कंडीशन और बनेगी y इक्वल्स टू माइनस 6 माइनस 1, तो y की वैल्यू माइनस 7 ही आएगी। y की वैल्यू माइनस 7 ही आएगी। y की दोनों वैल्यू है और दोनों वैल्यू यही कह रही है कि भैया दोनों रखोगे सेटिस्फाई होगा, दोनों वैल्यू से सेटिस्फाई होगा सोल्यूशन। ठीक है, दोनों वैल्यू को चाहे बाद में चेक करके रख ले भी लेना, 10 बराबर 10 आएगा। समझ गए? क्लियर हो गया? अब चलते हैं अगले सवाल पर। आई होप एकदम बढ़िया से चमक रहा है सबको। चलो अगले सवाल पर चलते हैं, इसको करते हैं रेंज। अगला सवाल है फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस which is equidistant from the पॉइंट ए है आपका 6,5 है और एक बी कोऑर्डिनेट जो है -4,3। आप पढ़ो एकदम ध्यान से सवाल। कह रहा है फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। जैसे ही आपसे कहे कि वाई एक्सिस, आपको तुरंत याद आना चाहिए क्या कि y को कुछ भी रखो x हमेशा 0 होगा। y को कुछ भी रखो x हमेशा 0 होगा, मतलब y कोऑर्डिनेट जो है वो y एक्सिस पे कैसे बनेगा 0,y। समझ गए? अब इसके बाद का सवाल पूछो। कह रहा है विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। ये क्या बात बोल दी? एक पॉइंट है 0,y जो y एक्सिस पे लाई करता है। मान लो मैंने इसका नाम दे दिया P। समझ गए? यहां से मान लो एक A पॉइंट गया है और यहीं से एक B पॉइंट भी गया है। समझ गए क्या? अब A का कोऑर्डिनेट आपको 6,5 दे रखा है और B का कोऑर्डिनेट आपको -4,3 दे रखा है। अब इसने ये बात बोली कि जो y एक्सिस पे जो पॉइंट लाई कर रहा है P, वो A से भी बराबर है और B से भी, दोनों में दूरी बराबर होगी। कि जस्ट सपोज करो, मैंने एग्जांपल दिया कि P और A की दूरी 10 यूनिट है और P B की यूनिट भी 10 यूनिट है, तो भैया यही बोल रहा है कि जो P कोऑर्डिनेट है वो A से भी बराबर है और B से भी बराबर है, मतलब इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम A एंड B बोथ। समझ में आ गया?
तो आपको करना क्या है ऐसे सवाल में, बस कुछ नहीं करना है, सब प्रूफ करना है। प्रूफ करने का मतलब y की वैल्यू आपको निकाल के देनी है, ठीक है। y जो एक्सेस पे जो कोऑर्डिनेट बन रहा है वो आपको बना के देना है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर PA इज इक्वल टू PB कर देना है, ठीक है। आप सवाल को थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए, कैलकुलेशन और इजी करने के लिए मैं इसकी स्क्वायरिंग कर दूंगा, PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। अच्छा ये क्यों करा, ये क्यों किया, आप देखो ध्यान से। मान लो भैया जब आप PA की डिस्टेंस निकाल रहे थे तो डिस्टेंस फॉर्मूला जब लगाते तो उस पर अंडर रूट आता है या नहीं भैया। मान लो रूट के अंदर कुछ भी लिखा हो और सेम साइड रूट के अंदर भी कुछ भी लिखा हो, तो रूट को कैसे हटाया जाता है स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, तो मैंने ऑलरेडी वही काम कर दिया, ऑलरेडी वो काम कर दिया मैंने, बस। तो रूट ऑटोमेटिकली हट जाएंगे, कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी, समझ गए। अब देखो कैसे करना है, जब PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर जब हमने लिख लिया तो रूट की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब इसके आगे की स्टेप है, आपसे बोला गया क्या होता, क्या x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, समझ गए, उसका होल स्क्वायर कर लेना। अब यहाँ पर PA की डिस्टेंस निकालते हैं तो कितना होगा, मैं कहता हूँ x2 माइनस x1 मतलब कि 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 माइनस y1, y2 कौन है भैया, y2 कौन है 5 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अब PB को सॉल्व करते हैं, PB मतलब x2 ये हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा, तो -4 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 3 और इधर एक आपका कितना, ये है आपका -y होल स्क्वायर। क्लियर हो गया, एकदम बढ़िया। चलो अब आ जाओ यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, ठीक है। 5 माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज लिखो, यहाँ पर -4 का स्क्वायर करेंगे कितना 16 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे, इतनी बात बोलो क्लियर है क्या, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ यहाँ पर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आते हैं इसको साइड में लेके, तो 36 और 16 आपस में सेपरेट कर लेते हैं, और उसके बाद 36 माइनस 16 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर वो प्लस 5 माइनस इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और -2 भी मतलब -10y हो जाएगा, इक्वल्स टू इधर आइए, जब आप इधर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद -2 भी मतलब 3 2 6 वाई हो जाएगा। अब प्लस का वाई स्क्वायर इधर प्लस का वाई स्क्वायर कैंसिल है, सेम साइन कैंसिल, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर 36 में 16 चला गया, कितना बचा बेटा 20, क्लियर हो गया। चलो अब यहाँ पर प्लस 25 भी इसको ऐसे एज इट इज लिख लेते हैं, वाई वाले टर्म को एक साइड करते हैं, नॉन वाई वाले मतलब कांस्टेंट को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो इस इस -10y को उधर भेजते हैं और इस +9 को उधर ले आते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हो एकदम बढ़िया से, ठीक है। ध्यान से देखते जाओ, हर एक स्टेप को एकदम इजी पीजी हो जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। अब आओ इधर सॉल्व करते हैं, 25 और 20 को ऐड करेंगे तो 45 होता है बेटा, ठीक है। 45 में 9 को अभी घटाते हैं थोड़ी देर बाद, रुक जाओ, और यहाँ पर करते हैं 10y और 6y को सब्ट्रैक्ट करता बचता है 4y, ठीक है। 45 में 9 को माइनस कर देते हैं, कितना बचेगा, इधर आइए, इसको करते हैं, आपको कंटिन्यू करना है, आपको इरेज विरेज कुछ नहीं करना है, ठीक है, आपको कंटिन्यू करना है। यहाँ पर घटा देते हैं, तो 45 में 10 घटेगा है तो आपका बचता है 35, और 35 में एक जोड़ देते हैं तो बचता है 36, मतलब कि 45 में 9 गया तो बचेगा 36, ठीक है, इक्वल्स टू 4y। अब 4 को डिवाइड दे देंगे 36 से, तो 4 9 36 होता है, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। तो आपका जो कोऑर्डिनेट है p जो मैंने माना था वो कितना आ गया बेटा 0,9 बन गया, यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। कॉन्ग्रेस टू यू, ठीक है, आपका आंसर आ चुका है। अगले सवाल पर चलते हैं, ठीक है, चलो भैया। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम तरीके से, बस आपको कुछ प्रूफ करना है। यहाँ पर कह रहा है एक पॉइंट है जो x, y है, ठीक है, मैंने कह दिया बहुत बढ़िया। फिर आगे कह रहा है इक्यू डिस्टेंस भी है, इक्यू डिस्टेंस भी है, कहां से भैया फ्रॉम द
पॉइंट ए पॉइंट है 5,1 एंड बी पॉइंट है, बी कोऑर्डिनेट है 1,5। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है क्या, x बराबर y, x को y के बराबर प्रूफ करना है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक पॉइंट है जिसको मैं थोड़ी देर बाद मान लेता हूं p। ठीक है, पॉइंट p है जो x, y है। समझ गए, सेम कंडीशन पर सवाल है, बस यहाँ पर आपको एक चीज प्रूफ करना है कि x बराबर y है, वो आ जाएगा अपने आप, उसके टेंशन मत लेना। ठीक है, मान लो पॉइंट p है, ऑब्वियसली है, मैंने इसको लेट कर लिया है, और वहां से जो a पॉइंट है वो कितना है 5,1 है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और जो b है वो 1,5 है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। आपको ये बोला गया है कि जो p कोऑर्डिनेट है वो a से भी बराबर है और b से भी बराबर है। फिर वही बोल दी कि जो pa है वो pb के बराबर है। इतनी बात बोलो, समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब करते हैं इसका स्क्वायर, pa स्क्वायर इज इक्वल टू pb स्क्वायर। अच्छा, ये क्यों किया, ये बात आपको पता है, अंडर रूट को हटाने के लिए। बहुत बढ़िया। अब आ जाओ इधर, जब इस पे फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो एकदम बढ़िया से करना। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। तो pa का स्क्वायर मतलब pb, pa का आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, रूट को मत लगाइएगा क्योंकि स्क्वायरिंग ऑलरेडी मैंने कर दिया। ठीक है, अब आ जाओ जल्दी से, x2 माइनस x1 करते हैं, 5 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा मेरा यहाँ पे मन पता क्या कर रहा है, मेरा मन कर रहा है कि x1 माइनस x2 कर लेते हैं, तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर करते हैं प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे करते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। समझ गए क्या? चलो कुछ नहीं करना है, बस स्क्वायरिंग को ओपन करना है। a माइनस बी का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 5 2 जा 10 होता है, माइनस का 10x हो जाएगा। यहाँ पर आ जाओ, y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस हो जाएगा 2y, बात खत्म। अब यहाँ पर आओ, x माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 भी मतलब माइनस 2x हो जाएगा। समझ गए? बहुत बढ़िया। अब आ जाओ यहाँ पर, y का स्क्वायर करेंगे फिर 5 का स्क्वायर करेंगे, 25 माइनस 10y हो जाएगा। कुछ नहीं करना, देखना सब धीरे धीरे एलिमिनेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर टेल खत्म। अब देखो माइनस 10x है और यहाँ पर कहीं कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 10y है। ठीक है, ये प्लस का 25, ये प्लस का 25 खत्म। ठीक है, ये आपका ठीक है, बाकी सब आप बचे रहेंगे। अब ध्यान से ये +1 ये भी +1 सब कुछ कैंसिल है। अब कौन कौन बचा है, माइनस 10x यहाँ पे बचे हुए हैं और यहाँ पर माइनस 2y बचा हुआ है, यहाँ पर माइनस 2x और यहाँ माइनस 10y। क्लियर है? तो माइनस 10x बच गया भैया, माइनस 2y बच गया, इक्वल्स टू माइनस 2x बचा हुआ है और माइनस का 10y बचा हुआ है। ठीक है, सब एक दूसरे के अपोजिट बचे हुए हैं। आपको प्रूफ करना है x इक्वल्स टू y, अपने आप आएगा बेटा, खुद ही आएगा, दौड़ के आएगा, देखना कैसे। अब x वाले टर्म को एक साइड करते हैं, माइनस 10x प्लस 2x इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस 10y और प्लस 2y। समझ गए? अब देखो यहाँ पर बचेगा माइनस 8x, वहां बचेगा माइनस 8y, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, x बराबर y आ गया। क्या बोला था भाई मैंने, खुद ही आएगा, दौड़ के आएगा, देख लो आ गया, x बराबर y प्रूफ हो गया बेटा। बस करना क्या था, डिस्टेंस फॉर्मूले को एक अच्छे तरीके से अप्लाई करना था, आंसर बेटा अपने आप आएगा। ठीक है, बस कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर मैंने सब काटा पीटी किया ना, बस इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, कि हर एक टर्म को एलिमिनेट करना चाहिए, कोई भी एक टर्म बच गया तो कैलकुलेशन एरर हो सकती है, पॉसिबिलिटी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रूफ कर दिया भाई, x बराबर y। क्लियर है? तो यहाँ पर भैया लिख देना HP मतलब हैंस प्रूफ्ड। चलो अब चलते हैं अगले सवाल पर। आई होप एकदम इजी पीजी हो गया। अब अगले सवाल पर चलते हैं, सारे क्वेश्चन लगभग इसी तरह हैं, बस थोड़ी देर और रखिए। अब अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहता है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो करो, ये 3 पॉइंट है और उनको कोलिनियर। अब ये कैसे होता है, देखो कैसे होता है। देखो भैया 3 नंबर में सवाल पूछ लिया जाता है ये वाला, और मैं आपको 3 में 3 दिलाऊंगा। देखो कह रहा है कि यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, कर दिया भाई, और शो भी करना है। क्या शो करना है, दैट द पॉइंट, 3 पॉइंट आपको दिए हुए हैं। मैं पहले पॉइंट को A बोल देता हूँ 4,2, दूसरे पॉइंट को B बोल देता हूँ 7,5 है, और तीसरे को C बोलता हूँ 9,7 है। ये ऐसा प्रूफ करना है कि भैया ये कोलिनियर है। अच्छा, कोलिनियर का मतलब पता है आपको? कोलिनियर का मतलब होता है कि एक ही लाइन में तीनों पॉइंट लाई कर रहे हूं, दैट इज कॉल्ड कोलिनियर।
मान लो एक लाइन सेगमेंट है जिसमें एक कोऑर्डिनेट यहाँ पर है, एक कोऑर्डिनेट यहाँ पर है, एक कोऑर्डिनेट यहाँ पर है, बस इसी को कहते हैं कोलिनियर, इसी को कहते हैं कोलिनियर। लेकिन अब ये डिस्टेंस फॉर्मूले से कैसे प्रूफ होगा, तो वो बात आप समझने लायक है, ध्यान से देखना। सपोज करो एक ए बी लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जिसपे सी कोऑर्डिनेट कहीं बीच में आ रहा होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, ए बी की सॉरी एक मिनट ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसपे सी कोऑर्डिनेट कहीं बाहर आ रहा होगा, बाहर या अंदर कहीं भी। तो यहाँ पर करना क्या है, ए बी की डिस्टेंस और बी सी की डिस्टेंस को बराबर प्रूफ करना है ए सी के बराबर। समझ गए क्या, ये कुछ बन गया क्या? क्या बोला भाई, ए बी की डिस्टेंस और बी सी की डिस्टेंस प्रूफ करना है ए सी के बराबर। मतलब कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। अगर ऐसा प्रूफ हो सकता है, हो जाता है, दैट मीन्स दिस तीनों पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, अगर हो गया तो कोलिनियर। और भैया इन्होंने साफ साफ बोला है कि सो कर दो, दैट मीन्स अगर इन्होंने ऐसा बोला होता कि चेक वेदर, तो फिर कुछ तो गड़बड़ था। लेकिन इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि सो करो भैया कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो ऑब्वियसली होंगे। ठीक है, अब कैसे देखो, ध्यान से देखना। अब ए बी को उठाते हैं, ठीक है, ए बी की डिस्टेंस को निकालते हैं। ध्यान से देखना, ए बी की डिस्टेंस मतलब 7 - 4 होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 होल स्क्वायर। जल्दी से करते हैं इसका कैलकुलेशन। 7 - 4 कितना बचता है, 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा बेटा। यहाँ पर 5 - 2 कितना होता है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा। तो 9 और प्लस 9 18, √18 आ चुका है, √18 आ चुका है। अब अगले स्टेप पे चलते हैं, BC निकालते हैं बेटा, BC निकालते हैं। BC देखो कितना होगा, अंडर रूट में 9 - 7 होल स्क्वायर प्लस 7 - 5 होल स्क्वायर कितना होता है देख लो। तो 9 - 7 हो गया बेटा आपका 2 होल स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, प्लस 7 - 5 2 मतलब ये भी आपका 4, और 4 + 4 आपका 8 हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब आते हैं AC पे, AC को निकालते हैं। AC के देखिए जरा, अंडर रूट हो जाएगा ये आपका 9 - 4 होल स्क्वायर प्लस 7 - 2 होल स्क्वायर कितना होता है भैया, 9 में 4 गया कितना बचा 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 7 में 2 चला गया 5, और फिर 5 का स्क्वायर 25, 25 25 50 होता है, अंडर रूट 50 हो गया। क्लियर हो गया भैया? चलो अब सबके रूट्स को थोड़ा थोड़ा ओपन भी कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो एकदम कुछ भी नहीं पता लग रहा है। यहाँ पे 18 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे 50 आ रहा है, तो कुछ अभी थोड़ा सा डिसबैलेंस है। इसको करते हैं बैलेंस। तो अंडर रूट 18 को क्या लिख सकते हैं बेटा, √18 को लिख सकते हैं 2 9 जा 3 3 जा, ऐसे मतलब 3√2 लिख सकते हैं। समझ गए क्या, 3√2 लिख सकते हैं क्या, बहुत बढ़िया। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा इसको भी लिख लिए, मतलब कि मैंने √8 को क्या लिखा, 2√2 लिख लिया। अब √50 को क्या लिख सकते हैं बेटा, √50, तो √50 को लिख सकते हैं 5√2, √50 को लिख सकते हैं 5√2। समझ गए क्या? अब मैंने अभी स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि कोलिनियर प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है, AB को BC के साथ ऐड कर देना होता है और उसको AC के बराबर कर देना होता है। AB + BC = AC। ऐसी कंडीशन अगर हो रही हो तो फिर वो कोलिनियर है। AB को ऐड करो बेटा, AB कितना था 3√2 था, BC कितना था 2√2 था, AC कितना था 5√2 था। अब ध्यान से करो 3√2 + 2√2 कितना होता है 5√2, और ये बराबर हो गया 5√2 के। दैट मीन्स ये आपसे चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि जो ABC तीनों कोऑर्डिनेट थे दे आर इन कोलिनियर, हेंस दे आर इन कोलिनियर, मतलब कि एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। समझ गए क्या? एकदम क्लियर, इजी पीजी हो गया। जल्दी से फटाफट से नोट करो, और कोई भी सवाल आ जाए चुटकियों में निपटा देना बस, ठीक है? फटाफट से नोट किया जाए, और इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है? तो इसको करते हैं रेज, चलते हैं नेक्स्ट सवाल। ये सब आपके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। बस देखिए सारे सवालों में अलग अलग कॉन्सेप्ट पर है, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है, क्या कि डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज कर रहे हैं अभी तक, ठीक है? अगले सवाल पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक
क्यू कोऑर्डिनेट है, क्वेश्चन ही लिख लेते हैं भैया। एक क्यू कोऑर्डिनेट है 0,1 है, वो कह रहा है इक्यू डिस्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट P 5, -3। ठीक है, एक r कोऑर्डिनेट है जो x, 6 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ QR एंड QP, सॉरी PR। तो बताइए ये क्वेश्चन आप कर नहीं सकते क्या? अगर मैं आज इस सवाल को होमवर्क दे देता हूँ बेटा चुटकियों में निपटा दियो, ठीक है। हिंट कर देता हूँ कैसे करोगे, लेकिन बहुत लोग शाबाश एकदम बहादुर बच्चे बिना पढ़े ही सवाल को एकदम करना स्टार्ट कर दिए होंगे, मुझे पता है। भैया कह रहा है क्यू एक कोऑर्डिनेट है जो 0,1 है, वो इक्यू डिस्टेंस है P से भी और R से भी, वो इक्यू डिस्टेंस है P से भी और R से भी। समझ गए क्या? मुझे एक चीज नहीं समझ में आई, यहाँ पर PR नहीं होना चाहिए क्योंकि PR की डिस्टेंस आप निकाल ही नहीं सकते, समझ गए क्या? यहाँ पर भैया इसको QP कर लो, सॉरी QR कर लो, तो आपको QR और QP की डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। जब x की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपको QP की और QR की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन की हिंट कर दी है भैया, ठीक है। क्वेश्चन की हिंट एकदम मैंने दे दिया, अब ये सवाल आपको होमवर्क में है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि Q और P और QR अगर R बराबर है, ठीक है, तो x की वैल्यू बता दो, और फिर आपसे कह रहा है हेंस ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ QR एंड QP। बेटा ना आ जाए तो फिर नाम बदल देना और कुछ नहीं, ठीक। अब इस ओके, तो ये आपका होमवर्क है भैया, ट्राई जरूर करिएगा। वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। फिर चलते हैं अगले सवाल पर। और हाँ, आपका मन कर रहा हो क्लास के बाद करें तो बिल्कुल कर सकते हैं, कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से नोट कर लो, वैल्यू कुछ मत गलत लिखना वरना बाद में समस्या हो सकती है, ठीक है। चलो अब चलते हैं और क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ओ भाई किधर गया? आ जाओ। इफ पॉइंट A 4,3 एंड B एक कोऑर्डिनेट है जो x, 5 R ऑन द सर्किल, क्लियर है, ठीक है, विद सेंटर C 2,3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मानो कि भैया एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल का सेंटर है C, समझ गए। मान लो एक कोऑर्डिनेट है A जो यहां पर लाई करता है, उसका कोऑर्डिनेट है 4,3, ठीक है। मानो B यहां पर है, B है x, 5, ठीक है, एकदम क्लियर है क्या? अब बहुत बच्चे क्या करेंगे जिन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑलरेडी पहले से पढ़ रखा है और फिर ये इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बहुत बच्चे यहाँ पर अपना माइंड यूज करेंगे कि वो मिड पॉइंट से सॉल्व कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर बताएंगे मिड पॉइंट क्या होता है, लेकिन यहाँ पर मिड पॉइंट मत यूज करिएगा क्योंकि ऐसा इस क्वेश्चन में नहीं बोला गया है कि AB जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर है, AB जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर है, समझ गए क्या? अगर यहां पर ऐसा बोला गया होता कि AB एक डायमीटर है और C जो है वो सेंटर पर लाई करता है, तो यहां पर चुटकियों में मिड पॉइंट लगा के इसका आंसर हम लोग खत्म कर सकते थे, ठीक है। लेकिन यहां पर मिड पॉइंट मत लगाइएगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से ही इसको लगाकर आंसर दीजिएगा, ठीक है, समझ गए क्या? अब आ जाओ, अगर ऐसा है तो AC की डिस्टेंस और किसकी BC की डिस्टेंस बराबर होगी क्योंकि भाई रेडियस सेम होती है, रेडियस तो सेम होती है ना। अब आ जाओ, फिर कर दो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर, कुछ नहीं है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना, एकदम चुटकियों में आंसर बेटा खत्म हो जाएगा। अब लगा देते हैं जल्दी से, तो AC निकालते हैं, AC मतलब कि यहाँ पर करते हैं, अब रूट का तो कुछ नहीं करना है, 4 - 2 होल स्क्वायर करना है प्लस 3 - 3 होल स्क्वायर करना इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको करना है
BC मतलब कि x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 होल स्क्वायर। समझ गए क्या? 2 का स्क्वायर करना है कितना 4 ही हो जाएगा, प्लस 3 जीरो, खत्म, इनका काम ही खत्म हो गया। इक्वल्स टू यहाँ पर x कर लेते हैं, ऐसे ही पढ़ा जाए, कोई दिक्कत नहीं। 5 माइनस यहाँ पर भी 4, 4 से 4 कैंसिल, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 हो गया बेटा, क्लियर हो गया। अब ये इसको उधर करेंगे तो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि अंडर रूट 0 की 0 ही वैल्यू होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू कितनी आ गई है? 2। बोलो बोलो, कितनी देर का सवाल था? कितनी देर का सवाल था? अगर ऐसा सवाल आपको एमसीक्यू मिल जाए तो आप घबरा जाएंगे, मुझे अच्छे से पता है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। आप दैट टाइम यही सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन एमसीक्यू में कैसे मिल गया, है ना? समझ पा रहे हो ना? देखो चुटकियों का, आई थिंक मुझे ज्यादा नहीं लगता कि इतनी भी कैलकुलेशन अगर अपने मन में कर लिए होते तो एक्स की वैल्यू डायरेक्ट आ सकती थी। समझ गए? क्लियर हो गया? बढ़िया, आगे बढ़ जाए। चलो आ जाओ आ जाओ, अगले सवाल पर चलते हैं। ओके तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है इफ टू वर्टिसेस ऑफ इक्विवेलेंट ट्रायंगल आर 3,0 एंड 6,0 फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। आपको तीसरी वर्टेक्स बतानी है, किसकी? ट्रायंगल की, और उसका एरिया भी साथ ही साथ बताना होगा। अब कैसे करना है सवाल को ध्यान से देखो। सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि एक ट्रायंगल को बना लिया जाए, ठीक है? अगर एक ट्रायंगल को आप बना लेंगे तो अच्छी बात है। अब आप इसको ए नाम दे दीजिए और उसको बी नाम दे दीजिए और इसको सी, तो इसका नामकरण भी मैंने कर दिया। अब इसके बाद इस पे कोऑर्डिनेट रख दे। आपको मान लो कोई भी दो दिए हैं तो उसको कहीं भी रख सकते हो, क्योंकि इक्विलेटरल है तो 3,0 इसको यहाँ पर रख देते हैं और 6,0 इसको यहाँ पर रख देते हैं। क्लियर है? और जो सी कोऑर्डिनेट है इसको लेट करते हैं एक्स कॉमा वाई। अब ध्यान से देखना कैसे करना है। इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में आप कैलकुलेशन ज़्यादा मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, ऐसा ना हो इस वजह से थोड़ा पेशेंस रख के सवाल को करना है। ध्यान से देखना कि अगर हमने लेट किया है कि किसको? सी कोऑर्डिनेट को, सी कोऑर्डिनेट को लेट किया है बी क्या? एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई मैंने इसको लेट कर लिया है। अब हमको लगाना है डिस्टेंस फॉर्मूला। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दैट मींस क्या कि सारी साइडें बराबर हैं, मतलब ए बी बराबर है बी सी के और बी सी बराबर है किसके? ए सी के, मतलब सारी साइडें इक्वल है। तो किसी भी एक साइड की पहले डिस्टेंस को निकाल लेते हैं, ठीक है? तो ए बी की डिस्टेंस को निकालते हैं तो कितनी आती है भैया? तो आपका हो जाएगा 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर, फाइनली 9 आएगा इसका। मतलब ए बी की कितने यूनिट्स आ गई? 9 यूनिट्स आ गया बेटा, ठीक है? अब निकालते हैं किसी भी x को, चाहे BC, मतलब BC की डिस्टेंस निकाल लो या फिर किसी की भी निकाल लो, आराम से हो जाएगा। मैं करता हूं कि AC की डिस्टेंस को निकाल लिया जाए, ठीक है? तो अगर AC की डिस्टेंस को निकालते तो अंडर रूट के में x माइनस 3 होल स्क्वायर रहेगा प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आएगा भैया? तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है? और इसको बराबर कर देते हैं किसके? इसको इक्वल कर देते हैं ए बी इज इक्वल्स टू ए सी के। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी के बराबर हम लोग कर लेते हैं, ठीक है? अब ध्यान से देखो, अगर ए बी को ए सी के बराबर करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा ए बी की 9 आया था आंसर, क्लियर हो गया ना? एक मिनट, ये अंडर रूट 9 होगा, अंडर रूट 9 ये हो जाएगा 3 यूनिट्स आपका आंसर है, ठीक है? इसको 3 कर लो, ठीक है? तो 3 ये हो गया। इक्वल्स टू ए सी कितना है बेटा? ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये आपका माइनस 6x प्लस 9। अब इस अंडर रूट को जब हम इधर भेजेंगे तो 3 का क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा, क्लियर है? ठीक है? और यहां पर क्या बच गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, क्लियर है? अब ध्यान से देखो, अब थोड़ा सा क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड होते ही जा रहा है। इसको कैसे थोड़ा सा इजी बनाएं, कैसे इजी बनाइए। देखो, अगर मैं यहाँ पे ऑलरेडी अंडर रूट 9 रख देता हूँ,
ठीक है, यहाँ पे जो रूट 9 आया था, मैंने जब इसको ऐसे रखा तो रूट से रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली बचेगा 9 और 9 से 9 हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ये आपकी इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, आपकी ये इक्वेशन बन चुकी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x। क्लियर हो गया एकदम? ठीक है, अब एक और काम करना पड़ेगा। अब एक और काम करना पड़ेगा, ध्यान से देखो। इतनी स्टेप करने के बाद हमको किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। समझ रहे हो? ठीक, आप जल्दी से कर लेते हैं। चलो, तो अब हम, आपको इरेज नहीं करना, आपको कंटिन्यू करना है एकदम। ठीक है, अब करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x से लिखते हैं। अब किसी एक और डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो अब निकालते हैं BC की। BC की डिस्टेंस कितनी है? तो ये हो जाएगी कि x माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर। तो कितनी हो जाएगी ये? एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है भैया। ठीक है, इसको हम इसके बराबर रख देंगे। क्लियर हो गया? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 6x इक्वल्स टू, इसको रखते हैं किसके? अंडर रूट के इधर। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है एकदम बढ़िया सा। चलो, अब इसके बाद क्या करते हैं? अब इसके बाद अब फिर से एक चीज फिर से ध्यान दो। अगर हम ये जो वाली डिस्टेंस थी AC की, अगर हम इसको इसके बराबर कर दें, इसके बराबर कहने का मतलब ये है कि रूट में रूट ले आए। दैट मीन्स एक काम कर सकते हैं, ये आपकी जो डिस्टेंस थी वो किसकी थी? AC की। AC को मैंने बराबर किया BC के। अगर ऐसा करते हैं तो आपका काम हो जा रहा है, और इसको ही अपना लेते हैं। अब ध्यान से देखो, एकदम केयरफुली इसमें करते हैं अंडर रूट। अभी क्या बना था ये एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर एक भैया प्लस 9 ऐड कर लेना। ठीक है, वहाँ पर ऑलरेडी था। अब इसको स्क्वायरिंग करेंगे जब वो साइड, तो कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर खत्म, वाई स्क्वायर भी खत्म हो गया। अब बच रहा है यहाँ पर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 36 माइनस 12x। क्लियर है? अब देखो, नॉन एक्स वाले को एक साइड और एक्स वाले को एक साइड, तो माइनस 6x प्लस 12x इक्वल्स टू 36 माइनस 9 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 6x इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? 27। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27/6। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई है? 27/6। उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 9 जा 3 2 जा, मतलब कि x की वैल्यू आ गई है 9/2। ठीक है, x की वैल्यू 9/2 आ चुकी है। अब ये जो हमारे पास ये बना हुआ था, यहीं पर x की वैल्यू पुट कर देते हैं, और आपका आंसर आ जाएगा y भी। तो इसको इतना ही रेस करते हैं, उसके आगे कंटिन्यू आप करते रहिएगा। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई है भैया? 9/2 है, याद रखे रहना। यहाँ पर रखते हैं 9/2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमको चाहिए इक्वल टू 6x। x की यहाँ पर भी रख देते हैं 9/2। ठीक है, अब इसको काट देते हैं, थ्रू 3 जा हो जाएगा। यहाँ पर 81/4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर है तुम्हारा कितना? 9 3 जा 27। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर 27 माइनस 81/4। एलसीएम लेते हैं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 27 इंटू 4, मतलब 4 7 जा 28, 2 कैरी गई, 4 2 जा 8 प्लस 2 11 हो जाएगा 118 माइनस 81/4। समझ रहे हो ना एकदम बढ़िया सा? अब 118 में 181 मतलब 81 घटा देते हैं, तो 8 में 1 गया बेटा, कितना बचा? 7, और 11 में 8 चल गया 3 37। मतलब कि वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 37/4 आएगा, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी √37/2। तो दोनों की वैल्यू आ चुकी है, x और y दोनों। x आपका बना था कितना? 9/2। ठीक है, और जो y है वो बन गया है √37/2। तो आपके x और y दोनों कोऑर्डिनेट आ चुके हैं फाइनली। अब इसके बाद आपसे कहा गया था, हमने थर्ड वर्टेक्स फाइंड कर ली। ठीक है, थर्ड वर्टेक्स आपकी ये बन चुकी है क्या?
9/2 √37/2 ये आपका कोऑर्डिनेट आ चुका है, मतलब थर्ड वर्टेक्स आपकी बना चुकी है। अब आपसे कहा गया है कि उसका एरिया भी बताना है। अब बिल्कुल गलती से भी आप ये मत कह दीजिएगा कि हाफ बेस इनटू हाइट करते हैं, बेटा वो एरिया होता है जब ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होता है, जिसकी हाइपोटेनस होती है, एल्टीट्यूड होता है, बेस होता है, तो वहां पर वो फॉर्मूला अप्लाई होता है। लेकिन नॉर्मली जब इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है तो उसमें उसका एरिया क्या होता है, अगर नहीं पता है तो आज जान लो, ठीक है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल होता है क्या, मान लो ABC का आपको चाहिए, ठीक है, तो वो होता है √3/4 और साइड का स्क्वायर, ठीक है, √3/4 और साइड का स्क्वायर। अब ये साइड कहाँ से निकाले, साइड कहाँ से निकाले, तो किसी भी एक की डिस्टेंस को निकाल लीजिए, वही आपकी साइड होगी और उसका कर दीजिए स्क्वायर। तो ये आपका काम है, एरिया आपको फाइंड करना है, ठीक है, एरिया आपको फाइंड करना है, डू इट बाय योरसेल्फ, ये आपका होमवर्क रहेगा। और फॉर्मूला ये नोट कर लीजिए भैया कहीं पे और इसको याद कर लीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल जब इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है तो √3/4 इंटू माई साइड का स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका काम है इसको कर लीजिएगा और आंसर कमेंट सेक्शन पे दे कर जाइएगा, ठीक है। अब इसके बाद आखिरी कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है, उसके बाद आपका डिस्टेंस फॉर्मूला फिनिश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे सेक्शन फॉर्मूले। चलो अब जल्दी से आते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर एक क्वेश्चन लास्ट है डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन से पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट आपका क्या है, कॉन्सेप्ट आपका क्या है, मान लो किसी भी, ये काम करते हैं कोऑर्डिनेटर, ठीक है, ए कुछ कोऑर्डिनेट होगा, बी कुछ कोऑर्डिनेट होगा, सी भी कुछ कोऑर्डिनेट होगा, डी भी कुछ कोऑर्डिनेट, ठीक है, ए बी सी डी चार कोई कोऑर्डिनेट होंगे, अगर चार कोऑर्डिनेट है दैट मींस वो कोऑर्डिनेटर को शो करते हैं। अगर आपको किसी भी कोऑर्डिनेट को स्क्वायर प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, स्क्वायर, तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए उनकी चारों साइडें बराबर प्रूफ करनी होती है और डायगोनल भी बराबर प्रूफ करनी होती है। क्या समझे, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, मतलब ऐसा प्रूफ करना होता है, प्रूफ ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल ऑल्सो इक्वल, डायगोनल को भी इक्वली प्रूफ कर दो भैया, तो वो आपका स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी भी कोऑर्डिनेटर को आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है, अगर किसी भी कोऑर्डिनेटर को आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, जो उनकी चारों साइडें उसमें से अपोजिट जो साइडें हैं उनको सेम कर दो, ठीक है, अपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूफ करो और जो उनकी डायगोनल है वो इक्वली प्रूफ कर दो, अपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दो, डायगोनल को इक्वल प्रूफ कर दो, वो आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। अगर किसी कोऑर्डिनेटर को रोम्बस प्रूफ करना है, क्या भैया बोला, रोम्बस प्रूफ करना है, तो जो उनकी चारों साइडें हैं उनको तो बराबर ही प्रूफ करना, ठीक है, क्या कर बोला मैंने, उनकी पूरी, मतलब प्रूफ ऑल 4 साइड्स, ये भैया लिख लीजिए, सब इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, ठीक है, समझा भी देंगे अभी चल क्या रहा है। तो प्रूफ करो ऑल 4 साइड्स इक्वल, लेकिन जो उनकी डायगोनल है वो अनइक्वल, ठीक है, क्या बोला, डायगोनल जो होती है वो अनइक्वल प्रूफ करना होता है, क्लियर है। अगर किसी भी कोऑर्डिनेटर को पैरेललोग्राम समझते हो, पैरेललोग्राम जानते हो ना भैया, इसको ऐसे लिखते हैं, इसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, पैरेललोग्राम, जिसको लोलोग्राम भी बहुत लोग ऐसे बोल देते हैं नॉर्मली, तो इसको पैरेललोग्राम कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है, ठीक है। क्या करना होता है पैरेललोग्राम में, अब रेक्टेंगल से ही मिलता जुलता है, तो जो उनकी अपोजिट साइड्स है उनको तो इक्वली प्रूफ करो, लेकिन डायगोनल को अनइक्वल प्रूफ कर दो। क्या बोला मैंने, प्रूफ करो, क्या 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 प्रूफ करना है भाई, ऑल अपोजिट प्रूफ करो अपोजिट साइड्स को, अपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है, बट डायगोनल को कैसे प्रूफ करना है, अनइक्वल, ठीक है, डायगोनल जो होंगी वो अनइक्वल होंगी, समझ गए क्या। ये चारों बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जरा इनको नोट कर लिया जाए। बस इन्हीं के बाद एक क्वेश्चन है लास्ट आपका डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है, तो अब जल्दी से चलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले पर क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है।
चलो अब देखते हैं सवाल। डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन है आपका कि इफ P is 2, -1, Q is 3, 4, R is -2, 3 और जो S है वो -3, -2 है। ठीक है, ये 4 साइड है, साइड नहीं मतलब कोऑर्डिनेट है, इसको पॉइंट भी कह सकते हो। ठीक है, इन अ प्लेन शो करना है आपको, ध्यान से देखना। सो डेट PQRS is a rhombus but not square। ठीक है, और कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ rhombus। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन पहले समझो, इतनी बात तो समझ आएगी कि PQRS 4 पॉइंट दे रखे हैं, 4 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं जो प्लेन के ऊपर है। ठीक है, 4 मतलब कोऑर्डिनेट की सिंपली बात हो रही है, उसको प्रूफ करना है रोम्बस, लेकिन वो स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अभी मैंने दोनों बातें बताई कि स्क्वायर प्रूफ करने के लिए क्या होता है, 4 साइडें बराबर प्रूफ कर दो और उनकी डायगोनल भी प्रूफ कर दो इक्वली। लेकिन रोम्बस के केस में क्या होता है, जो उनकी 4 साइड्स होती है वो तो बराबर होती है, लेकिन जो उनकी डायगोनल होती है वो अनइक्वल होती है। बस यही प्रूफ करना है कि भैया मान लो मैंने एक रोम्बस बनाया, ठीक है, समझ गया क्या, ये रोम्बस ही लग रहा है ना, थोड़ा सा और टेढ़ा कर देंगे, चलो छोड़ो, समझ गया ना, ABCD। अच्छा यहाँ पर PQRS है तो मैं PQRS नाम दूंगा, PQ ये आपको R दे देता हूँ और ये S दे देता हूँ। ठीक है, और इसकी डायगोनल ऐसे मिला देते हैं। इतनी बातें बोलो, समझ में आई क्या? इतनी बातें, ये आपका रोम्बस है, P का नाम दे देते हैं, P भैया 2, -1 है और Q है आपका 3, 4 है, R आपका -2, 3 है। भैया ऐसे क्वेश्चन आपको 5 नंबर में मिल सकते हैं, तो हल्के में ना लीजिए इसको। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, PQ की डिस्टेंस बराबर प्रूफ करनी है, मतलब PQ की डिस्टेंस आपको निकालना है। तो 3 - 2, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। 3 - 2 मतलब 1 का स्क्वायर करना होता है, प्लस 4 + 1, भैया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर मतलब 25, तो फाइनली आएगा कितना, √26 आएगा। ठीक है, मैंने PQ फाइंड कर लिया। उसके बाद QR निकालते हैं, तो QR में क्या करना होता है, कर देते हैं भैया 3 + 2, 3 + 2 मतलब 5 का स्क्वायर रूट के अंदर, तो 25 आएगा। प्लस कर देते हैं 4 और 3, 4 - 3 2 का स्क्वायर, तो कितना होता है 25 और 4 29 होता है भैया। ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है ना, कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है? हाँ हो गया भैया, हो गया भाई, मैं सोचूं 26 क्यों नहीं आ रहा है। भैया देखो, रूट के अंदर 3 और प्लस 2 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, 4 में 3 घटाएंगे प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। फाइनली √26 ये भी आ जाएगा, समझ गए। तो कहने का बात ये है कि RS भी आपकी √26 आएगी, चाहे आप करके भी देख लेना, और PS भी आपकी √26 आएगी, ऐसा आएगा। ठीक है, आप कर लेना, 100% आएगा, आप चेक कर लेना। मैं सिर्फ जल्दी जल्दी बताने के चक्कर में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत टाइम लेते हैं, तो ज़्यादा टाइम ना लें, क्योंकि वीडियो ऑब्वियसली बहुत लंबी हो चुकी है, तो और टाइम टेकन ना हो, क्योंकि उसके बाद हम लोगों का सेक्शन फार्मूला भी लगभग 1.5 घंटे के आसपास वो भी चलता है, लेकिन बहुत लिमिटेड टाइम के अंदर हम खत्म कर देंगे, चिंता मत करना। अब यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, मैंने PQ QR RS और PS की डिस्टेंस निकाल दी, √26 आ गई। मैंने बोला कि रोम्बस प्रूफ करना होगा तो आपको चारों साइडें बराबर प्रूफ करनी है, लेकिन जिनकी डायगोनल है वो अनइक्वल प्रूफ करनी है, अनइक्वल। ठीक, अब इनकी डायगोनल की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो मैंने कहा PR की डिस्टेंस बता दो, मैंने कहा PR की, तो 2 और प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना 4, मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और -1 - 3 ये भी कितना हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर मतलब 16 + 16 √32 हो जाएगा। समझ गए क्या? समझ रहे हो एकदम बढ़िया से। अब आओ जरा QS की डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं, या SQ की, जो भी कह लो। तो 3 और प्लस 3 9 हो जाएगा बेटा, नहीं सॉरी 6, और 6 का स्क्वायर 36, फिर 4 और प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर 36, और 36 दूना 72 होता है बेटा, 72 आ चुका है। ठीक है, क्लियर है? ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से। तो डायगोनल को अनइक्वल मैंने प्रूफ कर दिया। अब आपको इसके बाद 2 लाइनें लिखनी पड़ेंगी कि PQRS क्या था,
क्वाड्रिलेटरल था, या फिर रोम्बस भी कह सकते हो कि पी क्यू आर एक रोम्बस था जिसकी मैंने चारों साइडें बराबर कर दी। ठीक है, नहीं आप ये मत लिखना जो मैंने बोला, आप ये लिखना है कि पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल था जिसकी 4 साइडें बराबर हो गई और डायगोनल अनइक्वल प्रूफ हुई, दैट मींस दिस इज कॉल्ड व्हाट, रोम्बस बट नॉट स्क्वायर। इतनी बात लिखने के बाद आपको फिर से आपसे बोला गया है कि उसका एरिया भी बता दीजिए। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है पता है आपको? किसी को पता है क्या एरिया ऑफ रोम्बस? किसी को पता है क्या भैया एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है भैया? इसको अगर नहीं पता तो नोट कर लो, हाफ इंटू में प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन मतलब √32 इंटू में √72, बस यही होता है भैया। इसको सॉल्व करो और आंसर कमेंट में लिख देते हैं डिब्बी। ठीक है, यही भी आपका काम है, मैंने बता दिया। एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू में प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल का प्रोडक्ट और उसका आधा। क्लियर है? इसको मल्टीप्लाई कर लेना, रूट के अंदर सेम वैल्यू मतलब डिफरेंट वैल्यू होती है तो मल्टीप्लाई होता है, लेकिन आंसर रूट में रहता है। फिर उसका आधा कर लेना, सवाल हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे के जाना। ठीक है, फाइनली मैंने पूरा क्वेश्चन आपको एकदम इजी वे में समझा दिया। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि भैया पी क्यू, क्यू आर, एस और आर और पी एस की डिस्टेंस को बराबर प्रूफ करना है, डायगोनल को अनइक्वल प्रूफ करना है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये रोम्बस है, स्क्वायर नहीं है। उसके बाद उसने कहा है कि उसका एरिया बता दो, तो भैया एरिया भी वैल्यू रख दिया है, आंसर आपको निकालना। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सेक्शन फॉर्मूला की तरफ। तो वी ऑल मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द सेक्शन फॉर्मूला। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूले को। ठीक है, और इसको भी एकदम बेसिक से पढ़ेंगे जैसे अभी तक हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूले को पढ़ा। अब इसमें क्या चेंज होता है, कैसे क्या सॉल्व होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ बताएंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। कंटिन्यू करते हैं ऑन द टॉपिक सेक्शन फॉर्मूला। समझते हैं पहले क्या होता है। तो सेक्शन फॉर्मूले में वही सब चीज़ें होती हैं, बस यहाँ पर एक और पॉइंट आ जाता है जो एक लाइन सेगमेंट को बीच से या फिर कहीं से भी डिवाइड करता है कुछ रेशियो में, और वो रेशियो भी आपको गिवन रहता है, या फिर नहीं भी गिवन रहता तो उसको फाइंड करना पड़ता है। अब कैसे करना है, मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया। ठीक है, फॉर्मूले का एकदम डेरिवेशन करने जा रहे हैं। मान लो ए और बी एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, और इसको एक पी पॉइंट कहीं से भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, वो यहाँ से भी कर सकता है, वो यहाँ से भी कर सकता है, बट मैंने यहाँ पर कर दिया। ठीक, अब ध्यान से सुनना। ए का कोऑर्डिनेट मैं लिखता हूँ x1, y1 और b का कोऑर्डिनेट लिखता हूँ x2, y2। ठीक है, जो p कोऑर्डिनेट है, जो p पॉइंट है ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, उसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं x, y, और जिस रेशियो पे डिवाइड कर रहा है उसको रेशियो लिखते हैं m/n। ठीक है, m/n में डिवाइड करता है। अब कैसे फॉर्मूला आएगा सेक्शन फॉर्मूला? अब देखो, जो m वाला पार्ट है वो इस साइड जाएगा, मतलब x2 वाले के पास, और जो n वाला पार्ट है वो x1 वाले के पार्ट से आएगा। अब कैसे करना है, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन और अपॉन में दोनों का रेशियो का सम। कैसे, देखो मैंने कहा जब आपको x की वैल्यू चाहिए, x का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा वो देखो। जब m को उठाएंगे तो m को मल्टीप्लाई कराना है x2 से। ठीक है, और बीच में लगाना है प्लस। अब ये प्लस माइनस दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेकिन 10th में आपको एक ही पढ़ना है, उसका नाम क्या होता है अभी बता देते हैं। ठीक है, mx2, अब n वाले को x1 से मल्टीप्लाई करो, मतलब nx1 हो जाएगा, और अपॉन में दोनों के रेशियो को ऐड करो, मतलब m+n कर लो। ये है x का कोऑर्डिनेट। ठीक है, x की जो वैल्यू है वो। अब y को देखते हैं, y में भी सेम, m वाले को y2 से मल्टीप्लाई कराना है और n वाले को y1 से, और दोनों के रेशियो के अपॉन में ऐड कर लेना है, बस और कुछ नहीं। तो ये आपकी x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो दोनों ये जो x और y कोऑर्डिनेट है, तो दोनों की यहाँ पर कोऑर्डिनेट मतलब जो p पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा। अब देखो, ये जो आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा, अब ये सेक्शन फॉर्मूला होते हैं दो तरीके के। कौन कौन से? पहला होता है पहला होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। ठीक है, पहला होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल और इंटरनल में क्या डिफरेंस है यहीं पे समझा देते हैं। एक्सटर्नल फिलहाल आपको नहीं पढ़ना है क्लास 10th लेवल पर पे। ठीक है, ये आपको क्लास 11th में मिलेगा। कैसे क्या होता है यहीं पर समझ लो। इंटरनल का मतलब है कि कोई पी पॉइंट है जो ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है इंटरनली।
ए बी लाइन सेगमेंट को जब कोई पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा हो किसी लाइन के बीच में, चाहे यहाँ करे या यहाँ करे या बीच पे करे, कहीं भी करे, बट वो इंटरनली कर रहा है, दैट मीन्स वो इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई होगा वहां पर। और इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला में और एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला में डिफरेंस सिर्फ इतने का है कि जहां पर प्लस होता है वहां पर माइनस हो जाएगा, तो वो हो जाएगा एक्सटर्नल का। तो ये दोनों ही फॉर्मूले किस चीज के हैं? आपके इंटरनल के हैं। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज मत हो। क्लास 10th लेवल पे आपको इंटरनल सेक्शन फॉर्मूले पर ही क्वेश्चन मिलेंगे। क्लियर है बात? ठीक है, ज्यादा टेंशन बिल्कुल नहीं। एक्सटर्नल की अगर बात करें तो यहाँ पर जब माइनस माइनस हो जाएगा तो वो एक्सटर्नल में आ जाएंगे। मतलब कि एक पी पॉइंट है जो ए बी लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, बस, और कुछ नहीं। क्लियर है? फिलहाल इसको आप यहीं पर निगलेक्ट करिए, इसकी बात कोई बात नहीं होगी, बस थोड़ा सा समझा रहे थे। बाकी अब जो भी बात होगी वो इंटरनल की ही बात होगी। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ में आई हो कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है, पी ऐसा पॉइंट है जो ए बी को डिवाइड कर रहा है इंटरनली। एक्स कॉमा वाई इसका कोऑर्डिनेट है और उसका जो रेशियो है वो m रेशियो n है। ठीक है, m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। तो x की जो वैल्यू है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब mx2 प्लस nx1 अपॉन m+1 दोनों का रेशियो ऐड कर लेना। सेम वैल्यू y के लिए m/2 प्लस ny1 अपॉन में m+n। क्लियर है? अब चलते हैं इसके क्वेश्चन पर, कैसे कैसे क्वेश्चन आते देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट द पॉइंट which divides the line segment पॉइंट है उसका -1,7 and 4,-3 in the ratio of 2:3 internally। ठीक, आप क्वेश्चन को समझना। यहाँ पर तो आपको हिंट दे दी कहीं इंटरनली इसको डिवाइड कर रहा है, तो आपको 10th लेवल पे कोई टेंशन नहीं लेनी है, वो इंटरनल का ही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ऑफ पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो ऑफ 2:3। कैसा कहना क्या चाहता है? देखो, कहना ये चाहता है कि मान लो ए बी एक लाइन है, ठीक है, और एक पॉइंट है, उस पॉइंट का आपको नाम नहीं दिया गया, मैं ऐसे बता देता हूँ कि उस पॉइंट को हम पी अगर नाम देते हैं, वो ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है किस रेशियो में? 2:3 में। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है -1,7 और बी का कोऑर्डिनेट भी आपको गिवन है 4,-3। पी कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है, मतलब x, y, सेम फॉर्मूला जो अभी हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूले में डेरिवेशन में देखा कि कैसे आता है, बस वही अप्लाई करना है। x इक्वल्स टू होता है मतलब इसका क्रॉस इसके साथ और इसका क्रॉस इसके साथ और कुछ नहीं, मतलब 2 में इंटू 4 करेंगे, बीच में लगाइए प्लस। ठीक है, अब क्या है 3 इंटू में -1 और अपॉन में दोनों के रेशियो को ऐड कर लेना। ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4 2 8 माइनस हो जाएगा 3 अपॉन में 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। 8 में 3 माइनस करेंगे 5 बचेगा और नीचे 5 ऑलरेडी है, 5 से 5 कट जाएगा 1 आएगा, मतलब x की जो वैल्यू है वो कितनी आई? +1 आई। अब y को फाइंड कर लेते हैं। y को फाइंड करने के लिए क्या है, 2 वाले को y वाले कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करना, मतलब 2 इंटू -3 हो जाएगा, बीच में लगाना है प्लस, उसके बाद 3 को इंटू कराओ 7 के साथ और नीचे दोनों के रेशियो को ऐड कर लो। क्लियर है? फिर उसके बाद y इज इक्वल टू कुछ नहीं है, -6 है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा 7 3 21 और नीचे हो जाएगा 5। अब आपको क्या करना है, 21 में 6 माइनस कर देना है। 21 में 6 माइनस कर देंगे, आपका 15 बचेगा और नीचे 5 है, 5 से 15 को काट देंगे तो 3 आ जाएगा। दैट मीन्स आपको क्या मिल गया कि x की वैल्यू जब x की वैल्यू जब 1 मिल गई और y की वैल्यू आपको 3 मिल गई, तो आपका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? हेंस
द कोऑर्डिनेट विल बी 1,3। ये आपका कोऑर्डिनेट है, जो पॉइंट P था इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली। बस इतना सब क्वेश्चन था। क्वेश्चन को केयरफुली रीड किया, गिवन बनाया, फिगर बनाया और समझ में आ गया, निकालना गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओके, तो क्वेश्चन है इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट P that divides the line segment joining the points, पहला पॉइंट उसका नाम भी दे रखा है आपको इस बार 2,5 है, और दूसरा B कोऑर्डिनेट है उसका 5,2 है, और रेशियो भी गिवन है आपको इन द रेशियो ऑफ 2:3 लाइन्स। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है पहले देखो। आपसे कह रहा है इन विच क्वाड्रेंट, इस कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। आपको कार्टेशियन प्लेन एकदम अच्छे से पढ़ाया था और वीडियो के एकदम स्टार्टिंग में पढ़ाया था। ठीक है, उस बात को यहाँ पर अप्लाई करना है। कैसे कह रहा है इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट P, एक पॉइंट P है जो AB लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2:3। कुछ नहीं करना, एक लाइन सेगमेंट बनानी है, पहले उसका नामकरण करना है। A और B लाइन है, उसको पॉइंट P डिवाइड कर रहा है, वो भी किस रेशियो में, 2:3। ठीक है, रेशियो पहले वाली की तरह है, बिल्कुल सेम। कोऑर्डिनेट सिर्फ चेंज है, यहाँ पर है 2,5 और यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट है 5,2। आपसे x, y की वैल्यू पूछा है, और जो x, y आएगा उससे आपको कोऑर्डिनेट बताना है कौन से कोऑर्डिनेट में वो लाई करता है, फर्स्ट में या सेकंड में या थर्ड में या फिर फोर्थ में। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, बात तो यहाँ फंसी। तो आपको मैंने पढ़ाया कि कार्टेशियन प्लेन में जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है उसमें दोनों में पॉजिटिव होते हैं, एक्स और वाई दोनों पॉइंट कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। मतलब एब्सिसा भी पॉजिटिव होता है, ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पर कैसा होता है, माइनस कॉमा प्लस, मतलब जो एब्सिसा होता है एक्स वाला वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है, और वाई वाला कोऑर्डिनेट जो होता है वो पॉइंट होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा, दोनों ही नेगेटिव रहते हैं, एब्सिसा भी नेगेटिव रहता है, ऑर्डिनेट भी। अब आते हैं फोर्थ में, फोर्थ वाले कोऑर्डिनेट में एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। मतलब एब्सिसा वाला जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है, और ऑर्डिनेट वाली वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है। इस बात को अब इस क्वेश्चन में समझना है, तो क्वेश्चन उसी तरह है, एक्स और वाई आपको एज इट इज निकालने पड़ेंगे। तो एक्स इक्वल्स टू इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ, और अपॉन में दोनों का रेशियो ऐड कर लो। ठीक है, तो x इक्वल्स टू लगा देते हैं 2 इंटू में 5 प्लस 3 इंटू में 2 और अपॉन में 2 प्लस 3 कर लेंगे। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 5 इंटू 2 मतलब 10 और 3 इंटू 6 मतलब और नीचे 5, तो ये आपका हो गया 16/5। ठीक, अब आ जाओ, उसके बाद y इज इक्वल्स टू निकालते हैं। y इज इक्वल्स टू मतलब 2 इंटू में 2 करेंगे प्लस 3 इंटू में 5 करेंगे, अपॉन में दोनों का रेशियो ऐड कर लेंगे, 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 2 4 और 5 इंटू 3 15, अपॉन में हो जाएगा 5, 15 और 4 को जोड़ लेंगे बेटा 19 हो जाएगा, 19/5। दोनों ही y की वैल्यू और x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मतलब कि आपका जो कोऑर्डिनेट है वो 16,5 और 19,5 बना कि नहीं। अब आप खुद देखो, दोनों ही पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव। बताओ कौन से कोऑर्डिनेट में, नहीं बता पाओगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, मतलब दिस कोऑर्डिनेट लाई इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट। आपको ये बात लिखनी पड़ेगी वहां पर। ठीक है, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, आपको उसके बाद एक लाइन लिखनी है कि हेंस द कोऑर्डिनेट P, जो P पॉइंट है वो कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, तो आपको बताना है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। क्लियर है एकदम। चले आगे, चलो तो अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओके,
तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है आपसे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। क्वेश्चन का मीन्स समझना अच्छे से। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब है कि कोई ए भी पॉइंट, मतलब कोई एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, उसको 3 भागों में इक्वली डिवाइड किया गया है। समझाते हैं, देखो मान लो इसका ए पॉइंट देते तो इसको बी पॉइंट देते, ठीक। तो मान लो ए भी एक लाइन थी, ए भी एक लाइन थी जिसका कोऑर्डिनेट आपको गिवन, और उस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। अब ये कहाँ बात लिखी कि इक्वल ही पार्ट में डिवाइड किया? बेटा आपसे बोला है कि वो ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन का मतलब 3 पार्टों में उसको डिवाइड किया गया, और जब 3 पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर आपको कोई रेशियो भी नहीं गिवन है, दैट मीन्स आपका जो रेशियो है वो 3 मतलब कि 1:1:1 बनेगा, ठीक है। अब देखो मैं इसको डिवाइड करता हूँ, एक यहाँ से डिवाइड कर देते हैं और एक यहाँ से डिवाइड करते हैं। मान लो इसको पॉइंट मैंने सी दे दिया और इसको डी दे दिया, तो इसका नाम करते हैं एक्स कॉमा वाई, और इसको कहते हैं कि एक्स डैश कॉमा वाई डैश, ठीक है। इसको मैंने एक्स कॉमा वाई दिया और इसको एक्स डैश वाई डैश दे दिया। अब 3 इक्वल पार्ट है, मतलब कि ये 1:1:1 में डिवाइड हो रहा है, क्लियर। तो आपसे बोल दिया है कि जो कोऑर्डिनेट आपके बच रहे हैं, मतलब सी और डी, उसको फाइंड करना है, ठीक है। समझ अब कैसे कर रहा है, कैसे सॉल्व होगा। थोड़ी देर के लिए जो डी वाला कोऑर्डिनेट है उसको भूल जाओ, ठीक है, भूल जाते हैं। तो जो अब कितने पार्ट में, इसको 1:2 में डिवाइड हो गया, ये किसमें 1 रेशियो, मैंने दोनों इधर वाले रेशियो को ऐड कर लिया तो 1:2 में डिवाइड हुआ। आप देखो ध्यान से समझना, मैंने डी कोऑर्डिनेट को थोड़ी देर के लिए गैप किया है, थोड़ी देर के लिए। तो अब पॉइंट सी हमको फाइंड करना है, मतलब एक्स की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, ठीक है। तो 1 इंटू में -2 करते हैं, प्लस 2 इंटू में 4 करते हैं, अपॉन में दोनों की रेशियो ऐड कर लेते हैं, मतलब 1+2, ठीक है। ये हम लोग अभी सी की बात कर रहे हैं, मतलब x इक्वल्स टू क्या वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा -2, यहाँ पर हो जाएगा 8, अपॉन में हो जाएगा 3। तो 8 में 2 चला गया बेटा, 6 बचेगा, और 6/3 मतलब वैल्यू आएगी 2, ठीक है। x की वैल्यू आएगी 2, इसकी बात हो रही है अभी तक। अभी अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाए तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, बस थोड़ी देर समझने की कोशिश करना, नहीं कोई बात नहीं, मैं फिर से रिपीट करूंगा, क्लियर है। अब आते हैं y की वैल्यू निकालते हैं। कुछ नहीं करना है, 1 का मल्टीप्लिकेशन -3 के साथ करना है, बीच में लगाना है प्लस, ठीक है। फिर लगाना है क्या, 2 को मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ, ठीक है। आ जाओ, दोनों के रेशियो को ऐड कर लो। यहाँ पर हो जाएगा -3, यहाँ पर हो जाएगा -2 अपॉन में 3, तो ये कितना हो गया, बन गया आपका -5/2। तो आपका जो कोऑर्डिनेट है, मतलब x कॉमा, मतलब जो c वाला पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट आपको मिल गए 2, -5/2। एकदम पेशेंस रख के समझना। आपके ये वाला मैंने कोऑर्डिनेट फाइंड कर दिया, अब इसकी जगह हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2, -5/2, क्लियर है। अब हमको सी कोऑर्डिनेट हमको मिल चुका, सी पॉइंट हमको मिल चुका। अब हमको डी कोऑर्डिनेट जो हम लोग अभी तक भूल गए थे थोड़ी देर के लिए, अब उसको फिर वापस ले आते हैं, ठीक है। इसको मैंने नामकरण दिया था x डैश y डैश, ठीक है। अब इसको जो मैंने यहाँ पर 2 लिखा था उसको लिखो 1:1 में, ठीक है। मैं यहीं पर बार बार रिप्लेस कर रहा हूँ, आप फिगर 1 से 2 बार बना सकते हो शो करने के लिए, अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छा दिखाने के लिए, ठीक है। आप फिगर को 1-2 बार उसको मॉडिफाई करके वहाँ पर दिखाइए कि मैंने एक बार इसको डी को रिप्लेस किया, फिर रेशियो 2 लिखा, फिर ऐसे करके आपको 2-3 स्टेप में क्वेश्चन करना है। ये सब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आते हैं, ठीक है, 5-5 नंबर के सवाल हैं। तो कैसे आपको लिखना है वो प्रेजेंटेशन आपके ऊपर मैटर करती, कितना अच्छा आप प्रेजेंट करते हैं एग्जामिनर के सामने, ठीक है। अब देखो कैसे, अब हमने फिर से वही रेशियो रख दिया। अब हमने आपको एक चीज अभी तक नहीं पढ़ाई, उसे कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। अब उसको भी यहीं पर सीखो। मिड पॉइंट का मतलब होता है कि कोई ए बी एक लाइन में, इसको अब थोड़ी देर इरेज करता हूँ। आपका कोऑर्डिनेट मैंने फाइंड कर लिया, अगर नहीं करे हो तो जल्दी से कर लो, ठीक है। उसके बाद हम लोग मिड पॉइंट समझते हैं। अब इसको करते हैं इरेज और मिड पॉइंट को समझते हैं, क्योंकि अब मिड पॉइंट यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम लोग। विदाउट मिड पॉइंट भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप दोनों तरीके हम आपको बताएंगे, जो भी आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं। अब पहले तो आप मिड पॉइंट समझिए क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा, वो क्या पढ़ा, x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, ठीक है।
जो मैंने कहा था ए बी एक लाइन थी जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 था और x2 y2 b का कोऑर्डिनेट था, ठीक है। और एक पॉइंट P था जिसको m/n में डिवाइड कर रहा था। ये था सेक्शन फॉर्मूले की बात। हम बात कर रहे हैं मिड पॉइंट की। मिड पॉइंट मतलब एक ए बी लाइन सेगमेंट था और एक पी पॉइंट इसको एकदम सेंटर से मतलब परपेंडिकुलरली उसको दो इक्वल भागों में बांट रहा था, डिवाइड कर रहा था, ठीक है। ये बात हुई है मिड पॉइंट की। तो मान लो बी पॉइंट एकदम मिड पॉइंट पे उसने डिवाइड कर दिया, तो आपका जो रेशियो है इस बार वो m/n ना होकर के 1:1 हो जाएगा, ठीक है। सेम कंडीशन जैसे यहाँ पे ट्राई सेक्शन बोला था तो मैंने 3 रेशियो मतलब 1:1:1 कह दिया था। तो मिड पॉइंट के लिए भी वही बात कि एक ए बी लाइन सेगमेंट एक पी पॉइंट जो एकदम सेंटर से उसको डिवाइड कर रहा है और 1:1 में कर रहा है, ठीक है। ये बात मिड पॉइंट की। जहां पर आपने m और n रखा, m और n की प्लेस पर 1 रख दीजिए, तो x इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, x2 प्लस x1 अपॉन में क्या होता है बेटा, दोनों के रेशियो को ऐड करते हैं तो 1 प्लस 1 कितना, तो भैया यही होता है मिड पॉइंट, ठीक है। सेम कंडीशन y के लिए भी, तो y इज इक्वल्स टू क्या होता है, y1 प्लस y2 अपॉन में 2 या फिर y2 प्लस y1 अपॉन में 2, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। सिंबल का ध्यान दीजिएगा जो आपके माइनस प्लस वाले रहते हैं, और खासकर जो नेगेटिव साइन वाले जब कोई भी नंबर जैसे आपको दिख जाए, कोऑर्डिनेट दिख जाए, तो आप एकदम अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ऐसी जगह पर क्वेश्चन गलत होने के बहुत चांसेस होते हैं, ठीक है। समझ गए। तो मिड पॉइंट पे भैया हमने आपको समझा दिया, आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया। अब यहीं पर वो हम अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। आप समझ रहे हैं मिड पॉइंट कैसे अप्लाई होगा। अब ए को भूल जाइए, सिर्फ सी से लेकर के बी तक की लाइन सेगमेंट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो सी और बी का डी वाला जो कोऑर्डिनेट है वो सेंटर है, ठीक है। सी और बी लाइन सेगमेंट तक ही आप देखिए तो जो डी कोऑर्डिनेट है, जो डी पॉइंट है वो उसका सेंटर है, मतलब मिड पॉइंट है। आप ए को भूल जाइए थोड़ी देर में, ठीक है। सी से लेकर के बी तक की लाइन सेगमेंट को देखिए, जो डी कोऑर्डिनेट है वो उसका सेंटर है, मतलब मिड पॉइंट। तो हम लगा सकते हैं कि x डैश इक्वल्स टू क्या होता था, x1 प्लस x2 या x2 प्लस x1, कुछ भी करो फर्क नहीं पड़ेगा, बस सिंबल का ध्यान रखना। तो हम x1 प्लस x2 कर देते हैं, मतलब कि 2 प्लस -2 अपॉन में कितना 2, दोनों के रेशियो को ऐड करते थे, ठीक है। तो x डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 खत्म हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब x डैश की वैल्यू 0 आएगी, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। अब हम लोग y डैश निकालते हैं। y डैश क्या कहता था कि y1 प्लस y2 या y2 प्लस y1 अपॉन में रेशियो का एडिशन, तो -5/2 प्लस -3 अपॉन में 2, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। -5/2 है यहाँ पर, -3 है, अपॉन में 2 है, क्लियर। एलसीएम थोड़ा सा ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका -5 -6 अपॉन में 2 इंटू में 2, ठीक है। इस 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, ऊपर सॉल्व करेंगे -11/4 आ जाएगा, -11/4 आएगा, मतलब जो y डैश आपकी वैल्यू आई है वो कितनी आई है, -11/4। तो आपका जो कोऑर्डिनेट है वो डी जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है 0, -11/4, ठीक है, 0, -11/4। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछता हूँ कि ये जो डी कोऑर्डिनेट है ये किस एक्सिस पे लाई कर रहा है। दो ही एक्सिस पढ़ा है हम लोगों ने कार्टेशियन प्लेन में, पहली एक्स एक्सिस, दूसरी वाई एक्सिस। हमने एक्स एक्सिस को बताया था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस जो होती है वो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, उसी को एक्स एक्सिस कहते हैं, और उसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो x, 0 होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट लाई करेगा जिसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। अब वाई एक्सिस की बात क्या करेंगे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, मतलब कि उसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 0, y, उसका x वाला जो वैल्यू होगी वो हमेशा 0 होगी। तो d कोऑर्डिनेट को ध्यान से देखो, इसकी x वाली वैल्यू क्या है, 0 है, और y तो कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी। तो बेटा ये कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये आपका y एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है, y एक्सिस पे लाई कर रहा है। अब इसके दो तरीके मैंने कहा था हम आपको बताएंगे। पहला तरीका तो मैंने आपको बताया कि डी कोऑर्डिनेट सॉल्व करने का पहला तरीका आपको मिड पॉइंट, जो सबके इजी है। अब आप इसको रेशियो की हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए आपसे पता क्या कहता हूँ कि सी कोऑर्डिनेट को भूल जाओ, मतलब सी वाले पॉइंट को भूल जाओ, तो आपका जो अभी मैंने इधर 2 लिखा था, इस बार 2 इधर हो जाता, इस बार 2 इधर हो जाता, फिर a और x डैश इक्वल्स टू फिर mx2 प्लस nx1 वाला फॉर्मूला लगाता,
2:1 इस बार हो जाता, वैल्यू उसी तरह निकलती और आंसर एज इट इज यही आता जो अभी तक आया। ठीक है, फिलहाल इजी तो यही वाला है, मिड पॉइंट वाला, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, जो इजी वही अप्लाई करो, नंबर उतने ही मिलेंगे जितने का क्वेश्चन था। ठीक है, बस वैल्यू सही निकालना, समझ गए। अब चलो चलते हैं अगले सवाल पर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। देखो क्या कह रहा है ध्यान से, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है जिसका मिड पॉइंट, और लाइन सेगमेंट का नाम दे रखा है बेटा ए बी, जिसका मिड पॉइंट है क्या है, वो पी है, और उसका कोऑर्डिनेट है 0,4। फिर इफ द कोऑर्डिनेट, फिर कह रहा है इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द बी आर -2,3 देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। आपको ए का कोऑर्डिनेट बताना है। क्वेश्चन को फिर से ध्यान से समझो, आपको कह रहा है ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, एक पॉइंट पी है जो ए बी लाइन सेगमेंट को सेंटर से डिवाइड करता है, मतलब मिड पॉइंट है उसका, तो एकदम मिड से कर रहा होगा और उसका रेशियो भी 1:1 ही होता है, मैंने आपको बताया। ए का सॉरी बी का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है, ठीक है, और जो पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट दे। ए बी लाइन सेगमेंट में पॉइंट पी जो है वो इसको मिड पॉइंट से डिवाइड कर रहा था, और ए का कोऑर्डिनेट हम लेट कर लेते हैं x, y। ठीक है, तो लिखना पड़ेगा कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच इज x, y, ये हमने लेट करा। ठीक है, अब देखो उसके बाद हमको सीधा सीधा मिड पॉइंट लगाना है, तो इस बार हमको x इक्वल्स टू क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2। हमको x की वैल्यू पता है 0, x1 की वैल्यू नहीं पता तो x पुट कर देते हैं, और यहाँ पे कितना है प्लस -2 अपॉन में ये हो जाएगा 0, x इक्वल्स -2, x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 2 आ गई, y निकालते हैं सेम कंडीशन पे, y इज इक्वल नहीं सॉरी 4 इज इक्वल्स टू y प्लस 3 अपॉन में 2, ये आपका 8 हो जाएगा, 8 इज इक्वल्स टू y प्लस 3, ये 8 माइनस 3 इक्वल्स टू y हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो आपका जो एक पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट क्या बन गए, उसके कोऑर्डिनेट बने 2,5। ठीक है, तो हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ ए विल बी 2,5। फाइनली हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन भी समाप्त कर दिया। ठीक है, तो आई होप आपको लगभग कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होंगे। ठीक है, अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लो, फिर ध्यान से सुनो और खुद से भी उस बात को अप्लाई करने के लिए करो, मतलब कि उस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करो, आराम से खुद से भी सॉल्व करो, बनेगा 100% सवाल बनेगा आपसे। ठीक है, अब आ जाओ अगले सवाल पर चलते हैं। हर कॉन्सेप्ट पर सवाल आए हैं, लेकर के आए हैं भैया, जिस कॉन्सेप्ट पर सवाल एग्जाम में आते हैं सेम कॉन्सेप्ट, और ये चैप्टर बहुत इजी है सच में। ये जान लो कि फ्री बस कैलकुलेशन आपको अच्छे से करनी है, बाकी सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है पॉइंट ए 5,-1 है, बी एक कोऑर्डिनेट पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 1,5 है, और सी भी एक कोऑर्डिनेट है जिसका -3, -1 एक कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और ये है सब वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल की वर्टिसेस है और ट्राइंगल ABC है। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन AD। अब ये मीडियन क्या होती है ध्यान से समझो, आपसे कह रहा है ABC 3 पॉइंट है
और जो कि तीनों वर्टिसेस है किसकी, ट्राइंगल एबीसी के। तो सबसे पहले ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने ए बी सी ट्राइंगल बनाया, सबके कोऑर्डिनेट पुट करते हैं। तो 5 -1 हो गया, ठीक है। बी का कोऑर्डिनेट है 1, 5 और सी का कोऑर्डिनेट है -3, -1, ठीक है। आपसे कह रहा है कि फाइंड करो लेंथ ऑफ मीडियन। मीडियन क्या होता है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए टू द लाइन BC, लाइन सेगमेंट BC पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पड़ रही है उसी को मीडियन कहते हैं। और ये आपको D दे रखा है पॉइंट, ठीक है। तो आपसे कह रहा है AD लेंथ, AD की आपको लेंथ बतानी है। तो आप बिना कोऑर्डिनेट के लेंथ बता सकते हैं कि अब ये इसमें दोनों कॉन्सेप्ट में से पहला मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, दूसरा आपको डिस्टेंस फॉर्मूला भी यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। देखो अब D कैसे निकालेंगे, x, y इसको लेट करते हैं। अब हमको एक बात बताओ, जब इसने परपेंडिकुलर डिस्टेंस करी तो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। ABC आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल था, जब A से लेकर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC लाइन सेगमेंट पर पड़ी और वो पॉइंट D था, तो दोनों को मिड पॉइंट से डिवाइड कर रहा था, तो D इसका मिड पॉइंट हो गया। तो x इक्वल्स टू 1 + -3 अपॉन में कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1 - 3 अपॉन में 2 -2 अपॉन में माइनस, ये आपका आएगा -1। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। सेम तरीके से y की भी निकाल लेते हैं। y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5 + -1 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 4/2 और आंसर आएगा 2। मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो आपके जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट D के वो क्या बन गए, -1, +2, ठीक है। ये D के कोऑर्डिनेट है। अब आपसे कह रहा है कि जो AD है मीडियन, इसकी आपको लेंथ बतानी है। कैसे बताओगे, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आप बता ही नहीं सकते, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो अब इतनी बात के बाद आप कंटिन्यू करना, मैं यहाँ पर इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब लिखना है बाय यूजिंग, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला। और मन करे तो लिख भी देना क्या होता है। AD इज इक्वल टू यूज करोगे आप क्या, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इसे ही कहते हैं बेटा प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब बस कुछ नहीं, AD की सब कुछ वैल्यू रखनी है। AD मतलब 5 - 1 - 5 होल स्क्वायर, उसके बाद +2 + 1 होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये आपका -6 मतलब 36 हो जाएगा। ये आपका 3 मतलब +9 हो जाएगा, ठीक है। 36 में 9 जोड़ देंगे, आपका √44 आएगा, 45 √45 यूनिट्स, √45 यूनिट्स आएगा। एकदम क्लियर, इजी पीजी सॉल्व हो गया, ठीक है। हमको AD की लेंथ पूछी थी, तो उसकी जो लेंथ है वो √45 आएगा, ठीक है। एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसको फर्दर सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, बस, ठीक है। ये आपका आंसर है। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, पहला मिड पॉइंट और फिर दूसरा कॉन्सेप्ट ये यूज हुआ कि जो अभी तो थोड़ी देर पहले लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े, इतने क्वेश्चन लगाए, उसका भी यहाँ पर यूज हुआ, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अब एक क्वेश्चन मेरा मन कर रहा है आपको होमवर्क दे दिया जाए। आप ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, ठीक है। मैं हिंट भी कर दूंगा। कह रहा है इफ P एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है 9a - 2, -b, ठीक है। ये डिवाइड कर रहा है एक लाइन सेगमेंट को, ठीक है। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द A और जिसका कोऑर्डिनेट है 3a + 1, -3, ठीक है। और एक B भी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट आपको 8a, 5 दे रखा है। इन द रेशियो भी आपको गिवन है 3:1। तो आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B, ठीक है। A और B की वैल्यू बतानी है।
हिंट कर दे रहा हूँ, सोल्यूशन आपको करना है और कमेंट में इसका आंसर आपको दे करके जाना है, ठीक है। अब चाहे आप वीडियो के एंड में इसको सॉल्व करिएगा या फिर अभी पॉज करके कर लीजिए, लेकिन करना है। देखो हिंट कर दे रहा हूँ, एक ए बी लाइन है जिसको पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है, मिड पॉइंट से नहीं डिवाइड कर रहा है, उसका रेशियो आपको गिवन है कितना है 3:1, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है 3a+1, -3, ठीक, और बी का कोऑर्डिनेट है 8a, 5 और पी का भी पॉइंट आपको दे रखा है 9a-2, -b। सब कुछ आपको गिवन है, आपको सिंपल सेक्शन फॉर्मूला का यूज करना है। ए और बी की कोई एक क्वेश्चन बनेगी या फिर डायरेक्ट भी आ सकता है, हाँ डायरेक्ट ही आएगा, ठीक है। ए और बी की कोई क्वेश्चन बनने वाली नहीं है, डायरेक्ट है सवाल। तो आपका काम है कि इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में दे के जाना है, और जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं क्या, डिब्बी। डिब्बी का मतलब होता है डू इट बाय योर सेल्फ, ठीक है। तो इसको आपको खुद से करना है और कमेंट में इसका आंसर दे के जाना है। क्लियर है, एकदम इजी पीजी क्वेश्चन, मैंने इसको हिंट भी कर दिया। सेक्शन फॉर्मूला का यूज करना है, सब कुछ वैल्यू सब कुछ पुट कर दिया, अब सीधा आपको सोल्यूशन करना है बस, ठीक है। हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। अब अगला सवाल देखिए, अगले सवाल पर कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। अब इसको ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए बहुत ज्यादा ही दे दिए जाते हैं, ठीक है। सीधे सीधे बात ना बोल करके एक भूल भुलैया टाइप कर दे देते हैं और फिर आप उसमें घूम में जाते हो। देखो क्या है, ठीक है। मैं क्वेश्चन एक बार लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको रीड करके बताऊंगा। ए का कोऑर्डिनेट है और बी का कोऑर्डिनेट भी आपको गिवन है 6,7, और सच दैट आपको ऐसा गिवन है कि AP इज इक्वल टू 2/5 AB, देन फाइंड द, और बाकी तो ऊपर सब कुछ दिया ही हुआ है, यहाँ पर करते हैं फुल स्टॉप, ठीक है। यहाँ लिखो सच दैट। अब क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़ना, एकदम ध्यान से कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। तो ज्वाइनिंग लिखना ही भूल गया भाई, कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख लेना ज्वाइनिंग, ठीक है। यहाँ पर ज्वाइनिंग लिखा हुआ है, ए बी को ज्वाइन कर रहा है, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है और दोनों एक लाइन सेगमेंट में, ठीक है। तो ए बी एक लाइन सेगमेंट हो गई, ठीक है, सबके कोऑर्डिनेट भी गिवन है 6,7। अब एक पॉइंट पी है जो इसको डिवाइड कर रहा है, इंटरनली कर रहा है, ये बात भी कंफर्म है, लेकिन इस बार इसको रेशियो आपको नहीं गिवन है, रेशियो गिवन है लेकिन एक थोड़ा सा घुमा फिरा के। अब इसको ध्यान से समझना, AP इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 5AB। ये क्या कहना चाहता है, देखो अगर हम इसको लिख ले AP अपॉन में AB, तो ये बन जाएगा 2/5। अभी क्या कह रहा है, AP का रेशियो 2 है और AB का रेशियो 5 है। समझ पाए क्या, देखो AP का रेशियो 2 है और AB का रेशियो 5 है, मतलब छोटा अपॉन में बड़ा, छोटा अपॉन में बड़ा। अच्छा काम चलेगा नहीं फिलहाल, ठीक है। एक परफेक्ट रेशियो में ये नहीं है। अब कैसे करना है देखो, अब इस इक्वेशन जो आपको गिवन है ना, इसको सॉल्व करना है। अब ए बी को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, अगर मैं 5 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं तो 5AP हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ AB। अब AB को हम लिख सकते हैं क्या, AP प्लस BP। AB को मैंने दो पार्ट में ब्रेक किया, AP प्लस BP, ठीक है। 5AP मतलब 5AP इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AP और प्लस 2 टाइम्स ऑफ BP, ठीक है। अब आप यहां से तो समझ गए होगे भैया, अगर ये 2 है तो ये जाहिर ऑब्वियसली ये 3 होगा। अब कैसे होगा वो आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो 5AP माइनस 2AP इज इक्वल टू 2BP, ये तो हो जाएगा 3AP इक्वल टू 2BP। क्लियर है। अब कर लेते हैं AP अपॉन में BP, क्या हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। अब आया समझ में, मतलब AP रेशियो BP क्या बन गया, 2:3 बन गया। भाई ऑब्वियसली यहीं पर एकदम क्लियर था कि मान लो AP का रेशियो 2 है और AB का रेशियो 5 है, तो 5 में 2 घटा देंगे तो 3 ही तो बचेगा। अब ये तो हमको पता था, ओरली हम लोग निकाल लेते, बट हमको तो रिटन फॉर्म में शो करके दिखाना है कि भैया 3 आया कैसे। तो वही बात हमने इतने लंबे चौड़े अक्षरों में
लिख करके 3-4 लाइन भरी है, तो इसको भी आपको करना है, ठीक है। अपने ओरल सॉल्व करके नहीं कर देना है कि भैया रिकॉर्डिंग की और भर दिया, ठीक है। एग्जामिनर आपका रिटन फॉर्म देखेगा, ये होना चाहिए तो ही पता चलेगा कि भैया 3 आया है, ठीक है। वरना मैं तो ऐसे भी कर सकता था कि अगर ए बी का रेशियो 5 है, ए पी का रेशियो 2 है, तो 5 में 2 घटा देंगे 3 आएगा, मैं भी ऐसे बोल देता। लेकिन नहीं भाई, हमको तो शो करना है ना, दिखाना है मुझे कि हाँ भैया 3 आया है, देख लो, ठीक है। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब इसके बाद अब जो बाकी काम है वो करना है हमको। पी के कोऑर्डिनेट निकालना है, एक्स को वाई लेट करते हैं, आगे का काम वही है एज यूजुअल कर लेते हैं। एक्स इक्वल्स टू लगाते हैं भैया, एक्स मतलब 2 का क्रॉस इससे करा दो और 3 का क्रॉस इससे करा, ठीक है। तो 2 इंटू में 6 कर लो प्लस 3 इंटू में 1 कर लो, अपॉन में दोनों का रेशियो ऐड कर लो, मतलब 3 और प्लस 2 5 हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 12 प्लस 3 अपॉन में 5, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 3। 12 प्लस 3 15 अपॉन में 5 5 से 15 हो गया, समझ गए। अब y इक्वल्स टू सॉल्व करते हैं, 2 इंटू में 7 आ जाएगा प्लस 3 इंटू में 2 आ जाएगा, अपॉन में 5 आ जाएगा। y इज इक्वल्स टू 2 7 2 जा 14 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 3 2 जा 6, मतलब कुल मिला के टोटल 20 अपॉन में 5, जिसकी वैल्यू क्या आने वाली है 4, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट हमको मिल चुका है क्या 3,4, तो वो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट थे। आपको एंड में लिख देना है कि हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P विल बी 3,4, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर था। अब करते हैं 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद क्लास आपकी एंड हो जाएगी। बस क्वेश्चन को लाते हैं स्क्रीन पर, फिर आपसे मिलते हैं। क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P 4,m डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ AB, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। क्या कह रहा है आपसे, इस बार रेशियो पूछ रहा है। ऐसे रेशियो गिवन रहता था, इनडायरेक्टली डायरेक्टली गिवन रहता था, लेकिन इस बार आपसे रेशियो डायरेक्टली पूछ लिया। अब रेशियो कैसे निकालोगे, कैसे निकाला जाता है पहले देखो। मैं फिगर फिर से बनाता हूँ भाई, आपको हर क्वेश्चन में फिगर बना के ही सॉल्व करना, ताकि आपको खुद समझ में आ जाए करना क्या है सवाल में, ठीक है। मान लो ए बी एक लाइन सेगमेंट है, पॉइंट पी उसको डिवाइड करता है, किस रेशियो में करता है वही हमको निकालना है। तो अभी बताएंगे करना क्या है। ए के कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 2,3, बी का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 6,-3, पी का कोऑर्डिनेट हमको भी गिवन है 4,m, ठीक है। इतनी बात हमको गिवन है। अब रेशियो पूछ रहा है, तो जो रेशियो है ना भैया उसको लेट करते हैं, लेट द रेशियो भी। हमेशा कोई भी आपको सवाल मिल जाए, आपको कह दे रेशियो फाइंड करना है, तो आपको सीधा कुछ नहीं करना, के रेशियो 1 लेट कर देना है, ठीक है। और ये बात आपको साइड में लिखनी भी है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो आपको ऐसा लिखना है कि लेट द रेशियो भी के रेशियो 1, आपको ऐसा बताना है भैया हमने रेशियो के रेशियो 1 माना है, ठीक है। आप हर सवाल में मैं आपको कोई भी क्वेश्चन दूं और उसमें लिखा है कि फाइंड द रेशियो, तो आपको रेशियो हमेशा के रेशियो 1 मान लेना है, ठीक है। अब आ जाओ कैसे निकालते हैं, सेम तरीका है। और आपको एक और चीज पूछी भैया, m की वैल्यू भी पूछिए। अब कैसे निकालना देखो, आपको सीधा कुछ नहीं करना है, क्या लगाना है सेक्शन फॉर्मूला। तो x इक्वल्स टू क्या होता है, x2 मतलब इसका क्रॉस इससे और इसका क्रॉस इससे, तो k इंटू में 6 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, और इस बार प्लस लगाना और 1 इंटू में 2 करो और अपॉन में k प्लस 1 कर लो। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हमको x की वैल्यू भी गिवन है, x की वैल्यू कितनी है 4, तो हम x की प्लेस पे 4 लिख सकते हैं। अब 4 को कुछ नहीं करना है, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, ऐसे हो जाएगा इक्वल्स टू 6k हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई कराते हैं, 4k प्लस 4 इक्वल्स टू 6k प्लस 2, नॉन के वाले एक साइड, के वाले को एक साइड, ठीक है। तो 4k माइनस 6k इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर बचेगा माइनस 2k इज इक्वल्स टू माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, k की वैल्यू कितनी आ गई 1, k की वैल्यू आ गई 1, तो रेशियो क्या बनेगा आपका 1:1। रेशियो भैया मिल चुका है, तो लिखना है हेंस द रेशियो भी, हेंस द रेशियो भी क्या बना भैया 1:1। आपको बात बता देनी है कि भैया हमारा रेशियो आ चुका है, क्या है रेशियो 1:1। अब उसके बाद आपसे m की वैल्यू पूछा है, तो m की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो आपको फिर से सेक्शन फॉर्मूला y के टर्म में लगाना है, जिसमें कि y की वैल्यू आपको m दे रखी है, ठीक है। y की वैल्यू आपको m दे रखी है, तो इसका क्रॉस इससे मतलब k इंटू, इस बार k की वैल्यू हमको भी गिवन है, तो k की प्लेस पे हम इस बार 1 रख लेते हैं, ठीक है। तो -3 + 3 अपॉन में दोनों का एडिशन मतलब 2, और तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 0 आ जाएगी। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया +3 -3 कैंसिल है,
0/2 दैट विल बी गिव 0। क्लियर हो गया बात। तो आपको m की वैल्यू भी 0 मिल चुकी है। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर। अब फिर से मैं एक और आपसे सवाल पूछूंगा कि जो पॉइंट P है वो किस एक्सिस पे लाई कर रहा है, क्या आप बता सकते हो? तो अगर आपका आंसर है x एक्सिस तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि x एक्सिस पर y वाला कोऑर्डिनेट, y वाला जो ऑर्डिनेट होता है वो हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पर देखो m की वैल्यू 0 आई है, मतलब आपका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 4,0। दैट मीन्स ये कौन से एक्सिस पे है, x एक्सिस पे है। क्लियर है? तो ऐसा सवाल आपसे पूछ सकता है कि मान लो भैया MCQ में मिल गया, ठीक है, तो समझ गया ना, क्लियर। अब चलते हैं अगले सवाल पर, और अगला सवाल भी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना, और हम भी आपके साथ साथ रीड करेंगे, ठीक है। कह रहा है पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है जिसको P पॉइंट डिवाइड करता है, और उस लाइन सेगमेंट AB है, ठीक है। ड्रॉ करते हैं, साथ ही साथ चलते हैं। AB एक लाइन सेगमेंट मिल गई। A का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं 2,1 और B का कोऑर्डिनेट भी है 5,-8, ठीक है। इस बार फिर से वही बात हुई कि P है वो डिवाइड कर रहा है, और AP रेशियो AB दे रखा है, मतलब कि AP का रेशियो 1 है और AB का रेशियो 3 है, ठीक है। क्लियर है? अब कह रहा है, आगे वाली लाइन पढ़ना ध्यान से, कह रहा है इफ P लाइज ऑन द लाइन। जो P है इस बार आपको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में नहीं गिवन है, इस बार आपको एक लाइन की इक्वेशन गिवन है इस बार, और वो लाइन की इक्वेशन है 2x - y + k = 0। ये है भैया सवाल, ये है भैया सवाल। और आपसे फिर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन है, मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर मतलब सब सारा कॉन्सेप्ट एक ही सवाल में झोंक दिया। अब कैसे करना है, हर एक कॉन्सेप्ट पर ध्यान से अप्लाई करना क्वेश्चन को, ठीक है, ध्यान से एकदम केयरफुली। सबसे पहले हमारा काम ये होना चाहिए कि हमको रेशियो एकदम कंफर्म कर लें भैया किस रेशियो में डिवाइड होगा। सबसे पहला काम ये कि हमको रेशियो भी, अब देखो यहाँ पर सारे काम एक साथ, रेशियो भी आपको निकालना है, मतलब रेशियो निकालेंगे। उसके बाद आपको जब लाइन की इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी वो भी हम आपको बताएंगे, फिर के की वैल्यू कैसे आएगी वो भी बताएंगे, सब कुछ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं सवाल, एकदम इजी पीजी हो जाएगा। सबसे पहला हमारा काम है कि हमको एक चीज गिवन है, ये AP रेशियो AB = 1/3, ठीक है। इसका पहले कराते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3AP = AB हो जाएगा, ठीक है। AB को आप लिख सकते हो क्या, अभी थोड़ी देर पहले बताया था भैया, AP + BP। AP को एक तरफ ले लो, 3AP - AP = BP, तो हो जाएगा 2AP = BP। तो AP अपॉन में BP = 1/2। अच्छा, बहुत लोगों ने देख के ही बता दिया होगा कि भैया 1/2 होगा, क्योंकि 3 में -1 कर लो तो 2 आ जाएगा आंसर। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर फिर से मैं बता रहा हूँ, 100 आपको करना पड़ेगा, ऐसे स्टेप करके आपको दिखानी पड़ेगी, ठीक है। तो नहीं आती भैया सीख लो, कुछ नहीं करना है। AB को आपको ब्रेक करना है 2 पार्ट में, फिर AB वाला पार्ट इधर ले आना है, सबट्रैक्ट कर लेना है, रेशियो आपको बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। पहला स्टेप हमने कर लिया कि रेशियो को हमने फाइनली सॉल्व कर लिया। अब इसको 3 को हटा दो, तो 1/2 में हमको डिवाइड मिल गया, ठीक है। अब लगाते हैं, इसको इरेज करते हैं, आपको इरेज नहीं करना, आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। अब चलो, सबसे पहला काम क्या है कि सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला कैसे होगा अप्लाई, तो x = वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। x = वैल्यू निकालते हैं, तो अब हमको जो P की इक्वेशन है वो गिवन है इनडायरेक्टली 2x - y + k = 0। तो हम इसके कोऑर्डिनेट हैं वो x डैश y डैश मान लेते हैं, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट हम उसको x डैश और y डैश मान लेते हैं, तो x डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं, नहीं x की निकालते हैं बेटा, चलो ठीक है। x, y मान लेते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, तो x = क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस इसके साथ, इसका क्रॉस इसके साथ, ठीक है। मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ। तो हो जाएगा 5 + 2 × में 2 अपॉन में 2 + 1 3, तो 5 और +4 अपॉन में 3, मतलब 9/3 आपकी वैल्यू आ जाएगी 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। सेम एज y की भी निकाल लेते हैं, तो y = इसका क्रॉस इसके साथ, मतलब कि -8 हो जाएगा, प्लस 2 × में 1 अपॉन में 3, तो -8 + 2 अपॉन में 3, दैट विल गिव यू -2, दैट विल गिव यू -2, ठीक है। तो y की वैल्यू भी हमको क्या मिल गई, -2 मिल गई।
समझ गए? x की वैल्यू भी मिल गई, y की वैल्यू भी मिल गई। अब क्या काम है इसका, इसको कुछ नहीं करना है, उठा करके इसकी प्लेस पे पुट करो, इसकी प्लेस पर पुट करो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द गिवन इक्वेशन, इन द गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो रख देते हैं भैया। ठीक है, मैं इक्वेशन पे वैल्यू रख रहा हूँ। 2 × में कितना है भैया, 3 है, प्लस माइनस है यहाँ पर, माइनस y की वैल्यू कितनी है, -2। अब ध्यान देना, यहाँ इक्वेशन में भी माइनस है, वैल्यू में भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 प्लस k इक्वल्स टू 0। तो 2 3 जा 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 10। तो k की वैल्यू कितनी आई, -10। कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया क्या भैया? 6 2 8 होता है, हाँ, 3 दूनी 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। k प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, -8 आ गई भैया। k की वैल्यू क्या आ गई, -8। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो मैं साइड में लिख देता हूँ। k की वैल्यू -8 आई है। ठीक है, k की वैल्यू आपको -8 मिल चुकी। सारे स्टेप सॉल्व हो गए। मैं जो पॉइंट p डिवाइड कर रहा था इक्वेशन में, मैंने इक्वेशन पे x y पुट किया, k की वैल्यू आ चुकी है, मतलब k सॉल्व हो गया। रेशियो इनडायरेक्टली दिया था, रेशियो निकाल लिया 1:2। दो काम थे, दोनों कर लिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आप सबको देख सकते हैं कि भैया इक्वेशन के फॉर्म में गिवन हो, तो देख के डरना घबराना नहीं है, सिंपली सॉल्व करना है, x और y निकाल लेना है, उसकी प्लेस पे पुट कर देना है। क्लियर हो गया एकदम? ठीक है, अब लास्ट के 2 क्वेश्चन और, जिसमें कि एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा और एक क्वेश्चन मैं खुद करा दूंगा। ठीक है, चलते हैं उस सवाल पे भी और इसको स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से अलग है, लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को भी हम सिखाएंगे। आप पहले क्वेश्चन को रीड करिए, फिर हमको बताते हैं। कह रहा है द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, आपको वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है जिसकी आपको वर्टिसेस दे रखी है। ठीक है, फिर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q, मतलब इनमें कुछ नॉन वाली वैल्यू है, अननोन वैल्यू है, उनको फाइंड कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, कह रहा है इफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ ABC इज अ पॉइंट 1, -। अब ये सेंट्रॉइड क्या चीज है, देखो ध्यान से समझना, इसी पर बेस सवाल है और यहीं पर समझा देते हैं। ठीक है, सेंट्रॉइड पर अगर कोई भी सवाल आए तो पहले सेंट्रॉइड समझो होता क्या है। सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट है, एक ABC ट्राइंगल है। ठीक है, मान लो A से मैंने मीडियन खींची परपेंडिकुलर, तो B और C के लाइन सेगमेंट में पड़ेगी, जिसको मैंने नाम D दे दिया। ठीक है, अगर मैंने C से कोई एक मीडियन खींची और एक यहाँ पर पड़ी, उसका नाम मैंने E दे दिया। ठीक है, फिर मैंने B से एक मीडियन खींची और वो यहाँ से चली गई, तो उसका नाम मैंने F दे दिया। ठीक है, अब सेंट्रॉइड इसे कहते हैं जब कभी भी मीडियन का जो इंटरसेक्शन होता है, जहां पर मीडियन का जहां पर इंटरसेक्शन होता है, उसी पॉइंट को सेंट्रॉइड कहते हैं। उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। यही भैया सेंट्रॉइड है। ठीक है, इसे ही सेंट्रॉइड कहते हैं। तो सवाल कैसे होगा, अब सेंट्रॉइड का फॉर्मूला ये होता है, x = x1 + x2 + x3 अपॉन में 3। सेम कंडीशन y के लिए, y1 + y2 + y3 अपॉन में 3। बस सिंपल कॉन्सेप्ट है, वैल्यू रखिए, आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, देखिए ध्यान से, अब आपको सेंट्रॉइड ऑफ दे रखा है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट जो है वो 1, -1 गिवन है। ठीक है, चलो आ जाओ, सीधा वैल्यू रखो, आंसर निकालो, उसको नोट कर लेना भैया। ठीक है, आ जाओ जल्दी से। तो आपको x की वैल्यू गिवन है 1 = जितने x वाले टर्म है सबको ऐड कर लो, 5 + p + 6 अपॉन में 3, मल्टीप्लाई करा दो तो 3 हो जाएगा, इक्वल्स टू 5 + p + 6, 6 5 11 होता है, 11 उधर ले जाओ, इक्वल्स टू p, तो 11 में 3 चलेगा 8, तो p की वैल्यू क्या आ गई, -8 आ गई। p की वैल्यू आ गई -8। ठीक है, अब आ जाओ q की वैल्यू निकाल लेते हैं। सेम कंडीशन q, अब q क्या y में लाई कर रहा है, तो जितने y वाले टर्म सबको ऐड कर डालो, -3। एक मिनट, पहले तो y इज इक्वल टू रखो, क्योंकि y की वैल्यू गिवन है, -1 = -3 -1 प्लस q। ठीक है, अपॉन में 3 होता तो सब में ऐड है, मैंने किया भी ऐड है, लेकिन बाई सिंबल सब सब्ट्रैक्ट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर इसको ऐड कर लेते हैं, तो -1 पहले काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, -3 हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा -4 प्लस q, ये हो जाएगा इधर, तो +4 इज इक्वल्स टू q, तो q की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। समझ गए, यही होता है सेंट्रॉइड। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको समझ में भी आया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन है जो हम आपको होमवर्क देने वाले हैं। ठीक है, और वो बेस्ड होगा किस पर, पैरेललोग्राम पर, और बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला ही यूज होगा,
और मिड पॉइंट की हेल्प से भी उसमें सवाल हो सकते हैं, मैं आपको हिंट कर दूंगा। बाकी कॉन्सेप्ट सोल्यूशन आपको ही करना है और कमेंट सेक्शन पे उसका आंसर देके जाना है। आप क्वेश्चन को देखिए स्क्रीन पर, ठीक है। ओके तो देखो क्वेश्चन कह रहा है पॉइंट ए बी एंड सी और डी, 4 पॉइंट है जो वर्टिसेस है ऑफ अ पैरेललोग्राम। बेटा ये पैरेललोग्राम का सिंबल है, ठीक है, मैंने पूरी स्पेलिंग नहीं लिखी, पैरेललोग्राम का सिंबल है। कह रहा है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें कि चारों की वर्टिसेस भी दे रखी है। आपको ए बी मतलब अननोन वैल्यू बतानी है। पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये आपका पैरेललोग्राम हो गया, एकदम क्लियर। नामकरण करते हैं ए बी सी डी, ठीक है। इनकी डायगोनल को भी मिला लेते हैं, तो ए को सी से मिला देते हैं और बी को और डी को मिला देते हैं, ठीक है। और सबके कोऑर्डिनेट भी लिख देते हैं। तो इसका 3,1 है, बी का है 5,1 है, सी का आपको a, b दे रखा है और डी को 4,3 दे रखा है। अब कैसे करना है देखो ध्यान से, एकदम सिंपल वे में यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला ही यूज होगा। अब एक बात बताओ, ए और सी का मिड पॉइंट ये है और बी और डी का भी मिड पॉइंट ये है, इसका भी नाम कर देते हैं ओ, ठीक है। ए और सी का मिड पॉइंट भी ओ है और बी और डी का भी मिड पॉइंट ओ है। तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट हम मिड पॉइंट से ओ की वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है। बाय यूजिंग मिड पॉइंट हम ओ की वैल्यू बता सकते हैं। ओ के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई। तो x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 मतलब 4 प्लस 5 सॉरी अपॉन में 2, तो 5 4 9 बटे 2 हो जाएगा बेटा, ठीक। y की निकाल लेते हैं 3 प्लस 1 अपॉन में 2 मतलब 4/2 2 आएगा। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों आ गई। इसकी प्लेस पर लिख लेते हैं, ध्यान से समझना। 9/2 और कॉमा 2 ये आपके कोऑर्डिनेट बन गए, ठीक है। अब हमको a और b की वैल्यू चाहिए। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देने वाला था बट मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ कैसे करना है। तो आपने o को जब फाइंड कर लिया, अब a b को कैसे निकालोगे, ठीक है। तो अब a और c का भी मिड पॉइंट वही है, a और c का भी मिड पॉइंट वही है। तो भैया कुछ नहीं करना है, a और c को मिला देना है। मतलब कि 3 प्लस 9/2 अपॉन में 2 इक्वल्स टू a। क्लियर है। अब ए बी की आपको वैल्यू निकाली, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। सेम कंडीशन बी के लिए भी कुछ थोड़ी सी गलती हो गई है, ध्यान से 1 मिनट, मैंने फॉर्मूले को उल्टा लगा दिया। बेटा आपको करना है 3 प्लस a अपॉन में 2 इक्वल्स टू 9/2, ऐसे करना, ठीक है, क्योंकि x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2 होता है। सेम कंडीशन बी के लिए भी, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस b अपॉन में 2 इक्वल्स टू 2। बस अब आपको सिंपली इसके बाद मैं अब कोई हिंट नहीं दूंगा, सीधा आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ये आपका आखिरी सवाल था। तो फाइनली अब हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, इसको हम लोगों ने फाइनली फिनिश कर लिया और वो भी पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। हर एक चीज को पढ़ा, एक भी चीज को छोड़ा नहीं। अब मिलते हैं भैया सभी को नेक्स्ट चैप्टर में, जो आपका चैप्टर ट्राइंगल है उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।